दें वो उसके लिए अलाउबल एक्सपेंडिचर होगा। आप चाहे वो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इस्तेमाल करें या वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल करें। हाँ, अब एक केस क्या है कि एक्सचेंज लॉस अगर कोई है, तो अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया है और फॉरेन करेंसी में लोन लिया है, तो उसमें दो तरह के हमारे एक्सपेंस हो सकते हैं। एक एक्सचेंज लॉस हो सकता है और दूसरा इंटरेस्ट एक्सपेंस हो सकता है। तो आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 12 में एक बार लिखी भी थी कि अगर कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो तो आपको चार्ज करना ही करना है। और अगर कोई एक्सचेंज लॉस है तो फिर उसको आप कैपिटलाइज करोगे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद बस ये एक पैराग्राफ काम का है, बाकी तो चीज़ें अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये लीज रेंटल इसका जिक्र आगे आएगा। ओके, अच्छा, इसका पैराग्राफ मौजूद है। इसी के से एसपीवी का जिक्र आगे आएगा, पूरा उसका पैराग्राफ मौजूद है। अच्छा, इसी के से ये आप देखें नंबर डी। अच्छा, होता क्या है कि अगर बैंक जो है वो लोन दे, तो इस्लामिक फाइनेंसिंग की तरह लोन देते हैं, तो उसको वो कहते हैं मुशारका है। और ये इसको इंटरेस्ट ना कहो, इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट कह लो। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि आप उसे इंटरेस्ट कहें या शेयर ऑफ प्रॉफिट, है वो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिस तरह आप इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज कर सकते हैं, उस तरीके से आप शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से कुछ पे करें वो भी आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो आगे पैराग्राफ हैं, ये सब वही चीज़ें हैं कि प्रॉफिट एंड डेट की जितनी भी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं वो सब अलाउबल एक्सपेंडिचर हैं। कंडीशन एक ही कि साहब बिजनेस मुतालिक होना चाहिए। ये प्रॉफिट ऑन नेट तो आसान है। ओके, तो प्रॉफिट ऑन नेट में ये EFGH ये आपके इतना खास काम का भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बैंक वगैरह के बारे में है। तो असल तो चीज़ क्या है, पैरा ए, तो मैं उसको रिपीट कर लेता हूँ। तो पैरा ये है कि अगर लोन लिया जाए बिजनेस पर्पज के लिए, तो अब उसका जो भी प्रॉफिट एंड डेट है, मार्कअप इंटरेस्ट है, वो सब अलाउबल एक्सपेंडिचर होता है। ओके, चाहे आप उसे मशीनरी परचेज करें या स्टॉक एंड ट्रेड परचेज करें या एक्सपेंसेस के लिए यूज करें, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो अलाउबल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। राइट, अच्छा, हाँ, अब कैसे होता है कि एक्सचेंज लॉस है तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। राइट, अच्छा ना, इसके बाद ये तो आसान हो गया। अब उसका नाम देखते ही हैं कि एसेट्स टेकन ऑन लीज। अच्छा, मैं इसमें अगर कार की बात कर लूं तो एक बिजनेस एंटिटी है, कोई कंपनी है ए लिमिटेड। ठीक है, ओके। अच्छा, वो कार परचेज करना चाहती है 20 लाख रुपए की, और खुद वो फाइनेंसिंग डायरेक्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहते इनिशियली, तो वो क्या करते हैं कि लीजिंग कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, और अब ऐसे में गाड़ी परचेज करेगी कौन, लीजिंग कंपनी, और वो आपको लीज पर, ए लिमिट को लीज पे दे देंगे। अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइएगा बेटा कि आप लोग क्या अकाउंटिंग में लीजिंग कर चुके हैं? अकाउंटिंग वाले जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, क्या उसमें आप फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज ये कर चुके हैं ना? ओके, चलिए, देखिए, तो अब आपको आइडिया है। ओके, कि अच्छा, टैक्सेशन में आसान है कि जो लीज रेंटल्स हैं वो आपके लिए अलाउबल टैक्स एक्सपेंडिचर होंगे। ठीक है, ओके। तो उन्हें बात मेंशन कर दी कि जो लेसी है वो टैक्स डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो वो क्या करेगा, जो लीज रेंटल है वो उसके लिए अलाउबल एक्सपेंडिचर है। अब इस पैराग्राफ में जो एसपीवी का जिक्र आ रहा है उसका पैराग्राफ आगे आएगा। ओके, अच्छा ना, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप लेसी हैं, आपने लीजिंग कंपनी से कोई कार लीज पे ली, कोई मशीनरी लीज पे ली, तो उसका आप टैक्स डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। तो आपके लिए अलाउबल एक्सपेंडिचर क्या होगा, लीज रेंटल्स। ओके, अच्छा, अब आपको पता है कि दो मेथड होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग मेथड और एक होता है फाइनेंस मेथड। अच्छा, ऑपरेटिंग मेथड में आप लीज रेंटल्स ही पीएन अकाउंट में चार्ज करते हैं, और वही आपका टैक्स एक्सपेंस भी है, तो क्या हो गया, नो इफेक्ट। ठीक है ना? अगर ऑपरेटिंग लीज है, ठीक है, तो जो लीज रेंटल आप पे कर रहे हैं वही लीज रेंटल तो आप पीएन अकाउंट में चार्ज करते हैं, तो नो इफेक्ट हो गया ना। यानी जो अकाउंटिंग एक्सपेंस वही आपका टैक्स एक्सपेंस है। लेकिन फाइनेंस मेथड में आप लोग क्या करते हैं, चूंकि आप पढ़ चुके हैं कि आप अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, फिर आप फाइनेंस चार्ज करते हैं, और टैक्स में जो अलाउबल है वो लीज रेंटल्स हैं। ठीक है, तो अब ये ऊपर की दो फिगर्स हैं, कौन सी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एंड फाइनेंस चार्ज, इसको आप ऐड कर देंगे और लीज रेंटल को आप लेस कर लेंगे। देखो ना, ये दो चीजें ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि इसका इफेक्ट आपने अकाउंट्स में से खत्म कर दिया।
वहां आपने लेस किया था अकाउंट्स में, यहाँ आपने ऐड कर दिया, फिर खत्म हो गया। और अब आप क्या करोगे कि लीज रेंटल आप लेस करोगे, ठीक है ना, क्योंकि वो अलाउबल एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे कि ये सब कुछ हमने पैराग्राफ की सूरत में लिखा हुआ है। तो जरा एक काम करें, मैंने सुना है कि आप लोगों को चार्ट पसंद आती हैं, ओके, तो जरा एक काम करें, आप लोग ये चार्ट बना सकते हैं ओपनिंग मेथड से। अच्छा, ओपनिंग पैराग्राफ, क्लोजिंग पैराग्राफ, ये आपकी बुक में है, इसको जरा लिख तो लो। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपने कॉपी कर लिया होगा। अच्छा, तो ये तो हो गया लीज रेंटल। अब आप चूंकि पढ़ चुके हैं तो आपको पता है, चलो मैं केस बना देता हूँ, सुने जरा। अगर कार की प्राइस है 20 लाख रुपए, ओके, ए लिमिटेड जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो इनिशियली 20 लाख रुपए खर्च नहीं करना चाहते, तो उन्होंने क्या किया, लीजिंग कंपनी से बात कर ली, राइट। अब लीजिंग कंपनी ने क्या किया, कार परचेज की 20 लाख रुपए की, तो नॉर्मली पता क्या करते हैं कि 2 लाख रुपए तो इनिशियल डिपॉजिट ले लेते हैं, ओके, और फिर 18 लाख बाकी बचा ना, उसमें फाइनेंस चार्ज ऐड किया और लीज रेंटल उन्होंने डिसाइड कर लिए, लीज रेंटल डिवाइड कर लिए, ठीक है, ओके। अब ऐसे में जो इनिशियल डिपॉजिट है उसका क्या होगा, देखो ना, लीज रेंटल तो अलाउबल एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये जो आपका इनिशियल डिपॉजिट है उसका क्या होगा, तो इसके बारे में जरा पढ़ें। सिक्योरिटी डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज इज नॉट अलाउबल टैक्स एक्सपेंस, ओके। तो जब आप इसलिए के लॉ में उन्होंने लीज रेंटल की बात की है, ग्रॉस अमाउंट की बात नहीं की, या एनी अमाउंट पेबल टू लीजिंग कंपनी की बात नहीं की है, तो उन्होंने किसकी बात की है, लीज रेंटल्स की। अब ऐसे में ये जो डिपॉजिट है, जो सेकंड पैराग्राफ ना, हाँ हुआ, इसको सुना जरा, देखिए। अब क्या हुआ कि अगर 4 साल का लीज पीरियड है मिसाल के तौर पर, और 4 साल पूरे हो गए, तो अब जो ए लिमिटेड है उसके बाद दो ऑप्शंस हैं। एक तो है कि साहब कार जो है, अगर आप ए लिमिटेड हो, आप कार वापस कर दो किसको, लीजिंग कंपनी को, अपना इनिशियल डिपॉजिट आप वापस ले लो, तो वो इनकम नहीं होगी ना आपकी, क्योंकि आपका अपना पैसा था जो आपने वापस लिया है। लेकिन एक और दूसरा ऑप्शन क्या है कि कार आप रख लीजिए, डिपॉजिट वो रख लेंगे, यानी वो डिपॉजिट उन्होंने क्या किया, फोरफिट कर लिया और गाड़ी आपके नाम पर ट्रांसफर कर दी, और ये हो सकता है वो आपसे 50,000 रुपये और पे कर दें। तो अब ऐसे में सुनिएगा, अब जब 4 साल पूरे हो गए, तो ईयर नंबर 5 में तो वो आपने परचेस कर ली ना, अब तो वो आपकी ओन गाड़ी हो गई, लीज गाड़ी तो नहीं रही वो। तो अब ईयर 5 ऑनवर्ड क्या आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अब वो लीज एसेट नहीं है। तो अब क्या होगा, ईयर 5 में जिस कॉस्ट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो क्या होगी, आप जरा पैराग्राफ पढ़ लें आप लोग। ठीक है, क्यों, जो 2.5 लाख रुपए ना, 2 लाख रुपए जो इनिशियल डिपॉजिट था, 50,000 रुपए आपने और पे किए, वही तो आपकी कॉस्ट हो गई, ठीक है, उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें, कौन मना कर रहा है, फाइन। अच्छा ना, तो ये हमारे पास लीज रेंटल वाला तो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में बहुत कॉमन होता है, ठीक है, कि डेप्रिसिएशन ऑन लीज एसेट इतना है, फाइनेंस चार्ज इतना है, लीज रेंटल इतना है, ओके। तो आप क्या करेंगे, ये वाला एड बैक, ये वाला चार्ट आप इस्तेमाल कर लेंगे, राइट। अच्छा, इसके बाद अब आपका से कंसेप्ट है स्पेशल पर्पस व्हीकल। अच्छा, स्पेशल पर्पस व्हीकल का कंसेप्ट ऑर्डिनेंस में है
CA फाइनल में आ चुका है, ICA में अब तक आया नहीं है, CA इंटरमीडिएट में अब तक आया नहीं है, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कर लेना चाहिए, राइट, आ तो सकता है, सिलेबस का पार्ट भी है और ऑर्डिनेंस का पार्ट भी है। देखिए होता ये है कि आप लोगों ने कंसेप्ट अकाउंटिंग में किया होगा डिस्काउंटिंग, ठीक है ना, कि आपका से एक बिल रिसीवेबल है, आप वो ले जाएं बैंक के पास, और अच्छा बिल रिसीवेबल का पैसा आपको मिलना है मिसाल के तौर पर 3 महीने के बाद, पैसा आपको आज चाहिए, तो आपने क्या किया कि बैंक के पास गए और बैंक आपको थोड़ा बहुत पैसे काट के अमाउंट पे कर देगा, और फिर जो पार्टी है उससे बैंक रिकवर करेगा, ये होता है ना, ओके। तो यही चीज असल में है स्पेशल पर्पस व्हीकल। अच्छा, यहाँ व्हीकल से मतलब गाड़ी नहीं है, व्हीकल का मतलब गाड़ी भी होता है, और व्हीकल का मतलब ये भी होता है कि साहब रूट, मोड, कलेक्शन का प्रोसीजर, वो सब होता है, ओके। तो सुनो, अब मैं अगर आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर डिस्कस कर दूं, तो बाकी पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए होता ये कि चलिए ओके, मुझे एक चीज कंफर्म कर दीजिएगा, क्या आप लोग अकाउंट्स में डिस्काउंटिंग कर चुके हैं, और साथ में ये भी बताइएगा कि डिस्काउंटिंग के लिए आप एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डिस्काउंटिंग का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं और एक और वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा वर्ड है? प्रेजेंट वैल्यू। किस हद तक सही है, लेकिन असल में वर्ड इसके लिए उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं फैक्टरिंग, फैक्टर, फैक्टराइजेशन। डिस्काउंटिंग के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, ये तो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चले गए, हम बात करें जो बैंक डिस्काउंटिंग करते हैं उसकी बात कर रहा था मैं, ओके। तो उसे हम कहते हैं ना फैक्टराइजेशन। चलें बहरहाल, मैं काम करता हूँ, मैं ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, हुआ क्या सुने। ये है ओरिजिनेटर जिसने बिल रेज किया है। अच्छा, ये ओरिजिनेटर है, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी हो सकती है और लीजिंग कंपनी भी हो सकती है। अच्छा, फिर आपका कौन एक है? कस्टमर। अच्छा, अब लीजिंग कंपनी जो है जो ओरिजिनेटर है, उसने मिसाल के तौर पर 100 रुपए की इनवाइस रेज की, आप ओरिजिनेटर हैं, आपने 100 रुपए की इनवाइस रेज की कस्टमर को। अच्छा, कस्टमर ने कहा मैं पेमेंट करूंगा 3 महीने के बाद, आपको पैसा भी चाहिए, तो जो आप पहले जाया करते थे बैंक के पास, अब आप जाएंगे एसपीवी के पास। ये कंपनी है, बाकायदा इसके कॉर्पोरेट रूल्स बने हैं, और उसमें ये कंपनी एस्टैब्लिश होती है, ठीक है, हो चुकी है बल्कि। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक बन गई कंपनी अलग से, एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब होगा क्या कि ओरिजिनेटर ने एसपीवी से बात की, और एसपीवी ने क्या किया कि 100 रुपए की इनवाइस लेकर के और पे कर दिए कितने, 94, तो 6 रुपीज डिस्काउंट हो गया ना, ओके। अब ऐसे में जब ये ट्रांजेक्शन हो गई, तो ये ट्रांजेक्शन कस्टमर को भी इंडिकेट की जाएगी, और ऐसे में कस्टमर कितनी पेमेंट करेगा, 100 पूरी पे करेगा, ठीक है ना, ओके। तो अब हुआ क्या सुने, ओरिजिनेटर का जो 6 रुपीज का एक्सपेंस है, पहले आप उसे कहते थे डिस्काउंटिंग एक्सपेंस, अब हम उसे कहते हैं फाइनेंस चार्ज, ओके। अच्छा, इसी किसी कस्टमर जो है अगर लेसी है, तो वो लीज रेंटल ओरिजिनेटर को पे करे, यानी कि लीजिंग कंपनी को, या एसपीवी को पे करे ऑन बिहाफ ऑफ ओरिजिनेटर, उसके लिए अलाउबल एक्सपेंडिचर होगा, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। अच्छा, इसी किसी एसपीवी की जो इनकम है, अच्छा बैंक की डिस्काउंटिंग इनकम टैक्सेबल है, लेकिन एसपीवी की डिस्काउंटिंग की जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट है। चलें, अब मैं काम करता हूँ, मैं 2-3 पैराग्राफ करूंगा, बाकी फिर आप पढ़ लीजिएगा सोचने। तो हुआ ये एक पब्लिक कंपनी है जिसका प्रेस्क्राइब अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल होगा, ट्रस्ट है, बॉडी कॉर्पोरेट है, ये रजिस्टर्ड होगी एज एसपीवी, किसके साथ, एसईसीपी के साथ, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योराइजेशन अंडर द कंपनीज एक्ट, एसेट बैक्ड सिक्योराइजेशन रूल्स। अच्छा देखिए, एक काम कीजिएगा, जिसको आप पहले कहते थे डिस्काउंटिंग, अब हम उसे कहेंगे सिक्योराइजेशन। तो इसको जरा लिखने कहीं पर कि जिसको आप पहले कहते थे क्या चीज, डिस्काउंटिंग, अब उसको आप क्या कहेंगे, सिक्योराइजेशन। तो यहाँ इसको लिखना आप सिक्योराइजेशन के सामने कि इट इज एज गुड एज डिस्काउंटिंग, ठीक है ना। अब उसका नाम चेंज करके कहा गया क्या है, सिक्योराइजेशन ऑफ रिसीवेबल्स, ओके। अच्छा, उसके बाद और इसके बाकायदा कंपनी एसेट बैक्ड सिक्योराइजेशन रूल्स बने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, पढ़े आप जरा, देखिए ये वही है जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। तो क्या बनाइए, एन ओरिजिनेटर इंक्लूडिंग लीजिंग कंपनी, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी हो सकती है, लीजिंग कंपनी भी हो सकती है, और मुदारबा भी हो सकती है।
मे ट्रांसफर इट्स रिसीवेबल्स टू एसपीवी। तो ओरिजिनेटर ने हमारे एग्जाम्पल में क्या किया, आपने रिसीवेबल ट्रांसफर कर दिए किसको, एसपीवी को, इन कंसिडरेशन ऑफ अ म्यूचुअली एग्रीड पेमेंट। तो हमारे केस में ये म्यूचुअली एग्रीड पेमेंट कितनी है, 94 रुपीज, ठीक है ना। अच्छा, अब जब ये ट्रांजैक्शन एसपीवी ने अंडरटेक कर ली, तो अब उसके पास एंटाइटलमेंट है कि वो कस्टमर से रिसीव कर सकता है कितना, 100 रुपीज। तो ऐसे में एसपीवी की इनकम हो गई 6 रुपीज और ओरिजिनेटर का एक्सपेंस कितना हो गया, 6 रुपीज। ओके, अच्छा अब इसको पढ़ें आप जरा। अगर ये ओरिजिनेटर लीजिंग कंपनी है, कस्टमर लेसी है, तो वो लीज रेंटल पे करे डायरेक्टली ओरिजिनेटर को या एसपीवी को, उसके लिए लीज रेंटल अलाउबल एक्सपेंडिचर होते हैं। अच्छा, उसका देखिएगा फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन रिसीवेबल्स बाय ओरिजिनेटर, ये अलाउबल टैक्स एक्सपेंस होता है, ठीक है। अरे अच्छा, इसका होगा नो इफेक्ट, इसलिए कि क्या उसने पीएल अकाउंट में चार्ज किया होगा, यस चार्ज तो किया है, तो ये अकाउंटिंग एक्सपेंस भी और साथ में टैक्स एक्सपेंस भी है। उसके बाद देखिए ना, अब केस क्या है, जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो 4% टैक्स डिडक्ट करते हैं ना, लेकिन जब एसपीवी ने बिल रिसीवेबल परचेज किया तो बिल रिसीवेबल गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता, बिल रिसीवेबल गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता, तो इस वक्त टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। ओके, उसके बाद फिर देखिए, एसपीवी की इनकम एग्जेम्प्ट है सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये कंडीशन आप इसको मेरा हाल क्रॉस कर दें, ये कोई इतना खास काम करनी, ठीक है। ओके, ठीक है। अब उसके बाद मिनिमम टैक्स का जो प्रोविजन जो आप आगे जाके हम पढ़ेंगे वो एसपी को ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, अच्छा इसी किसी इसको भी खैर क्रॉस कर दें, कोई इतना खास काम का नहीं है। एक होता क्या है, अगर कस्टमर ने टैक्स डिडक्ट किया तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, ओरिजिनेटर को मिलेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये क्वेश्चन आप जरा पढ़ लें। ये 2004 में क्वेश्चन आया सीए फाइनल में, कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का। अच्छा होता है ना। अच्छा, जब ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो पता हुआ क्या, एसपी का कंसेप्ट आया था जून 2004 में और दिसंबर 2004 में उन्होंने स्पेशल पर्पस व्हीकल एग्जाम में पूछ लिया। अच्छा, कुछ बच्चों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा था, कुछ बच्चों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा था, तो उन्होंने क्या लिखा, स्पेशल पर्पस व्हीकल टैक्स पॉइंट से डिस्कस करें। तो लिखा है कि जनाब मजदूरों के लिए जो गाड़ियां इंपोर्ट की जाती हैं उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं होती है, उस पर एडवांस इनकम टैक्स नहीं होगा, ठीक है। अब नहीं पढ़ा तो बेचारे क्या करें, ये करेंगे ना, ठीक है। तो चलें, यहाँ के लिए इतना काफी है इस चैप्टर के लिए। फिर एक और कंसेप्ट है थिन कैपिटलाइजेशन, वो हम बाद में कभी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, पहले हम चैप्टर नंबर 14 को मुकम्मल कर लें, ठीक है। ओके, चलें अब हम जरा न्यू चीज से जाते हैं। चलें अब आप निकालें चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में एक चीज आपके पास क्या है, बेड डेट्स, ठीक है। अच्छा ना, बेड डेट जो है आप अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलें मुझे जरा आप कंफर्म कर दीजिएगा कि बेड डेट्स की स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। और बेड डेट्स क्या आप अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलें, बेड डेट्स की स्लाइड भी आपके सामने आ गई और आप अकाउंट्स में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। अच्छा, और आपको उसकी एंट्रीज भी आती होंगी, ठीक है। चलें देख लेते हैं। देखिए ना, बेड डेट्स आपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया, अब टैक्स में क्या वो अलाउबल एक्सपेंडिचर है, यस, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। अच्छा, कंडीशंस क्या क्या हैं देखते हैं जरा। सबसे पहली कंडीशन ये है कि द डेट इज रिटर्न ऑफ इन द अकाउंट्स, तो आपने अगर अकाउंट रिसीवेबल को राइट ऑफ कर दिया है तब तो वो अलाउबल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। ओके, लेकिन अगर राइट ऑफ नहीं किया है इट मीन्स के वो प्रोविजन है। अच्छा, तो इसका क्लियर मतलब क्या हो गया कि अगर आपने प्रोविजन किया हुआ है तो वो आपका अलाउबल टैक्स एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब अगर आप डायरेक्टली राइट ऑफ करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। ये एंट्री तो आपको आती होगी, ओके, तो वो तो हो गया नो इफेक्ट।
लेकिन अगर आप पहले प्रोविजन करें और बाद में राइट ऑफ करो तो क्या एंट्री पास करते हैं? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट ये करते हैं ना। ओके, अब ये ईयर 1 का क्या अकाउंटिंग एक्सपेंस है? बिल्कुल है। क्या टैक्स एक्सपेंस है? नहीं है, तो हमने ऐड कर दिया। चलें, मुझे आप जरा बताइएगा कि नेक्स्ट ईयर जब आप इसको राइट ऑफ करेंगे तो क्या एंट्री पास करोगे? नेक्स्ट ईयर ईयर 2 में जब इसको राइट ऑफ करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे? नेक्स्ट ईयर इसको राइट ऑफ करते हुए क्या एंट्री पास करनी है आपने? प्रोविजन डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, बिल्कुल सही है। ये काशिफ ने जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो एंट्री क्या पास होगी कि प्रोविजन डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा सुने, अब ये ईयर 2 का क्या अकाउंटिंग एक्सपेंस है? बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन टैक्स एक्सपेंस है। तो क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो होगा क्या कि इस साल जो आपने प्रोविजन किया उसको आप ऐड बैक कर दोगे, और इस साल जो आपने राइट ऑफ किया अगेंस्ट प्रीवियस ईयर प्रोविजन उसको आप लेस कर दो। और अगर इसी साल का डायरेक्टली राइट ऑफ किया है तब तो आप नॉट इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो एक कंडीशन ही हो गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन जरा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आप लोग पढ़ें। देखिए क्या लिखा है कि द डेट वाज प्रीवियसली इंक्लूडेड इन टैक्सेबल बिजनेस इनकम, ठीक है ना। यानी कि ये वो रिसीवेबल है कि जिसकी क्रेडिट साइड टैक्सेबल इनकम थी। देखो ना, आप राइट ऑफ किसको कर रहे हो? डेबिट साइड को, रिसीवेबल को। तो जब आपने रिसीवेबल इनिशियली रिकॉर्ड किया था तो रिसीवेबल को आपने डेबिट किया था, तो क्रेडिट किसको किया था? ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ठीक है ना। तो प्योर टैक्स इनकम थी। तो आप कह सकते हैं फिर मसला क्या है? मसला ये है कि ऐसे कुछ रिसीवेबल्स होते हैं जिसकी क्रेडिट साइड टैक्सेबल इनकम नहीं होती, वो फिर अलाउबल नहीं होंगे। पढ़ें इसको जरा। देखिए ये 3 एग्जांपल्स हैं और ये एग्जाम आते रहती हैं। चलें, एडवांस टू एम्प्लॉय रिटर्न ऑफ कर देंगे, ठीक है। ओके, तो ये राइट ऑफ करने के बाद भी अलाउबल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वो रिसीवेबल था जिसकी क्रेडिट साइड टैक्स इनकम नहीं थी। आपने पहले इनकम रिकॉर्ड की, बाद में पैसा रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है, आप इसको एक्सपेंस ट्रीट कर लें। लेकिन जब इनकम ही रिकॉर्ड नहीं की थी तो फिर उसका पैसा रिसीव करना ना करना ये आपके लिए बेमानी है। ओके, इसी के से लो एडवांस टू एसोसिएट्स रिटर्न ऑफ। अच्छा, एसोसिएट का जिक्र इसलिए किया है कि हर एक को लोन देना तो किसका काम होता है? बैंक को, ठीक है। ओके, तो वो तो उसका अलग प्रोविजन है बैंक का। यहाँ क्या हुआ कि ए लिमिट ने बी लिमिट को लोन दे दिया। ओके, दोनों एसोसिएट हैं, और उसके बाद बी लिमिट में लॉस हुआ, वो बंद हो गई, तो उन्होंने कहा ठीक है राइट ऑफ कर दो। तो इसके लिए भी आपने इनकम रिकॉर्ड नहीं की थी। अच्छा, इसे किसी एडवांस अगेंस्ट परचेज, तो जब आपने परचेज के अगेंस्ट एडवांस दिया था, एंट्री क्या पास की थी आप लोगों ने? एडवांस टू सप्लायर डेबिट, और बैंक को आपने क्रेडिट किया था, इनकम को क्रेडिट नहीं किया था। अच्छा, वो जो बंदा था आपका सप्लायर, वो भाग गया, ना पैसा मिला ना माल मिला, तो आपने कहा ठीक है हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं। ओके, तो इसका मतलब कि अब आप इन तीनों को राइट ऑफ करने के बाद भी टैक्स एक्सपेंस नहीं होगा। ओके, अच्छा ना, उसके बाद ये बैंक के बारे में, इसको चले आप पढ़ लीजिएगा, उतना खास नहीं है। असल चीज ये है, there are reasonable ground to believe that the debt is irrecoverable। अच्छा, अब आप कह सकते हैं ना, ये तो कोई मसला ही नहीं है, इसलिए कि हम तो अकाउंट्स में बैड डेट्स उसी वक्त रिकॉर्ड करते हैं, राइट ऑफ उसी वक्त करते हैं कि जब रिकवरी के चांसेस तकरीबन खत्म हो चुके होते हैं। तो फिर ये दोबारा क्यों लिखा है यहाँ पर? तो सुने गौर से। होता यह है कि आप एक बिजनेस एंटिटी हैं, आपने क्या किया, अकाउंट्स बनाए जिसमें बैड डेट्स भी शामिल है। ओके,
फिर आपने वो अकाउंट सबमिट किए रिटर्न ऑफ इनकम के साथ। फिर जो कमीशन ऑफ इनकम टैक्स है वो अगर चाहे तो आपका केस ऑडिट में ले सकता है। अगर वो चाहे तो आपका केस ऑडिट कर सकता है, टैक्स ऑडिट। और जब वो टैक्स ऑडिट करेगा तो पता क्या होगा कि वो फिर ये कह सकता है कि ये डेट है ये रिकवरेबल है नहीं है, मुझे क्या पता, आप जरा कोई डॉक्यूमेंट्स दें। तो आपने जो केस फाइल किया होगा उसके डॉक्यूमेंट्स दें, कुछ आपकी नेगोशिएशन हुई होगी उसके डॉक्यूमेंट्स दें। तो वो कह सकता है मैं इतना एक्सेप्ट करता हूँ, इतना एक्सेप्ट नहीं करता, मेरे हिसाब से ये रिकवरेबल नहीं है। ओके, तो ये हर वो बात का इशू है। तो अब इसका मतलब कि हमारे पास बेसिकली 3 कंडीशंस हैं। ठीक है, 3 कंडीशंस कौन सी हैं? जस्ट अ मिनट। एक कंडीशन तो क्या है, द डेट इज रिटन ऑफ। दूसरी कंडीशन ये है, ठीक है ना, फिर ये इसी में एक्सेप्शन में मतलब इसी के एक्सप्लेनेशन में आ जाता है। और ये है लेकिन असल तीसरी कंडीशन ये है। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद अब हम एक काम ये करते हैं कि मैंने एक चार्ट बनाया है, आपकी बुक में है, रिसीवेबल अगेंस्ट टैक्सेबल इनकम एंड अदरवाइज। जैसे एक हमारे पास अगेंस्ट टैक्सेबल इनकम, तो इसमें हमने एंट्री क्या बात की थी, अकाउंट्सबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये है एडवांस टू एम्प्लॉय, ये टैक्स इनकम के अगेंस्ट नहीं है। ओके, अच्छा, अब इसमें डायरेक्ट राइट ऑफ की एंट्री भी आ जाएगी और पहले प्रोविजन किया बाद में राइट ऑफ किया इसकी एंट्री भी आ जाएगी। राइट हो? अच्छा, देखिए अब एंट्री आपको आती है तो जरा आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि क्या मैंने सही पास किए हैं। देखिए, डायरेक्ट राइट ऑफ कर रहे हैं तो एंट्री क्या पास करेंगे, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट सिविल क्रेडिट। यहाँ पर एंट्री पास करेंगे बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और एडवांस क्रेडिट। फिर हम पास करेंगे बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। फिर प्रोविजन डेबिट और अकाउंट सिविल क्रेडिट। उसके बाद बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, यहाँ पर प्रोविजन डेबिट और एडवांस क्रेडिट। तो चलें मुझे जरा कंफर्म करें कि क्या मैंने से एंट्री पास की है, क्या मैं पास हो गया? अच्छा, मैं एग्जाम दूं तो क्या पास हो जाऊंगा? टेस्ट का पेपर, ठीक है। अगर मैं टेस्ट का पेपर एग्जाम दूं, अच्छा किसी ने क्या ऑलमोस्ट, क्या एंट्रीज पे डाउट है? ऑलमोस्ट नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए देखिए, आप चले मुझे एक और बात का जवाब दीजिएगा। अगर मैं टेस्ट का पेपर दूं आईसीएमए का, क्या मैं पास हो सकता हूं? यस, श्योर सर। अच्छा, एक दो बंदे पे जवाब दे रहे हैं, बाकी सब लोग क्या सो गए हैं क्या है? नो डाउट। चलिए मैं आपको बताता हूँ, मुश्किल है सर। ये कौन है? आदिल, ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक है। आप नहीं होंगे तो कौन होगा सर? ओके, चलें देखिए सर, बट नॉट 100% श्योर, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। देखिए, ये सीबी के तो छोड़ दें, अगर रिटर्न एग्जाम में छोड़ू ना तो मैं कंफर्म फेल हो जाऊंगा। इसलिए कि ये जो लिखना पड़ता है ना, अब हम इतना टाइप करते हैं कि मुझसे अब लिखने की आदत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर मुझे कोई कहना है साहब एक पेज जरा लिख के दिखाओ, तो मुझे तो मुश्किल पड़ जाएगी। ठीक है, टाइप करना तो हम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये वजह है कि जितने टीचर्स हैं उनमें से शायद ही कोई पास हो, क्योंकि सबकी तकरीबन तकरीबन सबकी लिखने की आदत आदत खत्म हो चुकी है। चलें, अब ये तो हमने एंट्री पास कर ली। आप जरा एड्रेस वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो उससे नजर आसान है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हमारा हो जाएगा क्या, नो इफेक्ट, क्योंकि इस साल का अकाउंटिंग एक्सपेंस भी है और टैक्स एक्सपेंस भी है, डायरेक्ट राइट ऑफ है ये। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे ऐड, इसलिए कि एक्सपेंस तो है अकाउंट्स में लेकिन टैक्स में एक्सपेंस क्यों नहीं है, क्योंकि एडवांस टू एम्प्लॉय है और ये इनकम के अगेंस्ट नहीं था। ठीक है ना, ओके। तो ये हम ऐड बैक कर देंगे, इसे किसे इसको हम ऐड करेंगे, इसको हम लेस करेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, इसका इसको हम ऐड करेंगे। अब ये जरा सोचिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे नो इफेक्ट, इसलिए कि आ, ये इस साल का 2008 का ना तो ये अकाउंटिंग एक्सपेंस है ना ये टैक्स एक्सपेंस है, क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं की ना।
तो ना तो ये अकाउंटिंग एक्सपेंस है और ना ये टैक्स एक्सपेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, नोटिफाइड। तो ये पूरा चार्ट आपकी बुक में गिवन है, तो इसको आप एक मंथ और गो थ्रू कर लीजिएगा। चलिए नमाज का टाइम भी होने वाला है, तो नमाज के ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम 7:40 पर कोशिश करेंगे कि हम स्टार्ट करें दोबारा, ठीक है। अच्छा, इसमें आगे की जो चीजें हैं, फुल रिकवरी और पार्शियल रिकवरी, ये एग्जाम में आती रहती है, ओके। और ये जितना आपने एडलेस वाले कंसेप्ट देखे, ये भी एग्जाम को बहुत पसंद है। बल्कि अगर आपको मैं बताऊं कि अगर 10 क्वेश्चन है बिजनेस एंटिटी के, तो उसमें से 9 में ये बैटर्स का इफेक्ट तो होते होता है, ठीक है। एग्जामिनर को बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नमाज के ब्रेक के बाद।
की घड़ी है जो कि इस प्राइस है। अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में Hey guys, it's Christine. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, we are huge Atif Aslam fans and मुझे याद है कि छोटे होते हम उसके गाने इतने ज़्यादा सुनते थे. We used to mix our own CDs back then and मुझे बहुत अच्छा लगता है वो उसके गाने बहुत अच्छे लगते हैं. तो हम रिएक्ट करने वाले हैं finally Coke Studio. Let's begin. निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा
अच्छा ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलें, मुझे ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी वॉइस आपके पास आ रही है। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं। जैसे किसी ने कहा सर डू यू टीच कॉर्पोरेट लॉ टू, तो बात है कि साहब कॉर्पोरेट लॉ पढ़ाता हूँ लेकिन सीए में, आईसीएमए में नहीं। ठीक है, वो भी वो सी इंटरमीडिएट लेवल का। आपका सिलेबस तकरीबन सीए फान के बराबर है। अच्छा, फिर उसके बाद एक किसी ने लिखा वॉइस फ्रॉम योर फैमिली, तो बात है कि साहब ये मेरी फैमिली की तरफ से कोई आवाज़ नहीं थी। इस रूम में इस वक्त कोई भी नहीं है। जो आईसीएमए की मैनेजमेंट बैठी हुई है को होस्ट के तौर पर, उनमें से किसी ने अनम्यूट किया है। ठीक है भाई, चलें आगे चलते हैं। देखिए यहाँ तक तो बेसिक कंसेप्ट हो गए। अब एक मसला क्या आता है कि आपने बेड रेस्ट रिकॉर्ड कर लिया, चाहे वो प्रोविजन हो या राइट ऑफ किया हो, क्या वो रिकवर हो सकता है? हो सकता है। तो एक होती है फुल रिकवरी, एक होती है पार्शियल रिकवरी। ओके। अच्छा, अब ऐसे में जरा हम एक चार्ट की सूरत में देख लेते हैं। सुना जरा फिलहाल हम फुल रिकवरी की बात करें, पार्शियल रिकवरी का आगे अलग पैराग्राफ आएगा। तो सुना जरा, अगर 2007 में हमने बेड रेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था और टैक्स में वो एडमिजिबल था, तो अकाउंटिंग एक्सपेंस भी हुआ और टैक्स एक्सपेंस भी हुआ, तो नो इफेक्ट हो जाएगा। ओके। अच्छा, अब 2008 में बेड रेस्ट रिकवर्ड अदर इनकम ने रिकॉर्ड कर लिया और ये टैक्सेबल है, इसलिए कि अगर हमारा जिस तरह से अकाउंटिंग एक्सपेंस की रिकवरी अकाउंटिंग इनकम, बिल्कुल इसी किसी टैक्स एक्सपेंस की रिकवरी टैक्सेबल इनकम। अब बताइए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एड, लेस या नो इफेक्ट? यहाँ क्या आना चाहिए, एड, लेस या नो इफेक्ट? ओके, सज्जाद ने लिखा है एड। और कोई फिगर? काशिफ ने लिखा है ऐड, नौमान ने लिखा है ऐड। ठीक है, ऐसे नहीं, ये जो आपने ऐड लिखा है ना, ये होगा नो इफेक्ट, इसलिए कि जब आप ऐड का बोल रहे हैं इसका मतलब कि वो टैक्सेबल है। तो भाई टैक्सेबल है तो साथ में इनकम भी तो है, हमने उससे ऑलरेडी इनकम में लिया हुआ है। आपने ऐड इसलिए कहा जनाब टैक्सेबल है तो ऐड होना चाहिए। तो अगर टैक्सेबल है तो ऐड कब होगा, जब अकाउंट्स में इनकम रिकॉर्ड ना की हो, तो फिर ऐड करते हैं ना। अगर आपको देखिए ना 2007 में ये अकाउंटिंग एक्सपेंस भी है, टैक्स एक्सपेंस भी, नो इफेक्ट हो गया। तो 2008 में अकाउंटिंग इनकम भी है और टैक्स इनकम भी है, अगेन नो इफेक्ट हो गया। क्लियर है? अच्छा ना, इसके बाद अब आइए एक और केस देखिए। ये केस ये है कि 2007 में बेड रेस्ट एक्सपेंस था। अच्छा, किसी वजह से ये इनएडमिजिबल था, प्रोविजन था या एम्प्लॉयज को एडवांस था, जो भी था। ओके। अच्छा, अब जब बेड रेस्ट रिकवर होता है तो हमने उसको अदर इनकम में रिकॉर्ड कर लिया। अब ये हमारे पास टैक्सेबल नहीं होगी, इसलिए कि जब टैक्स एक्सपेंस था ही नहीं तो उसकी रिकवरी टैक्सेबल नहीं होती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ कर देंगे लेस, इसलिए कि ये 2008 का अकाउंटिंग एक्सपेंस अकाउंटिंग इनकम तो है लेकिन टैक्सेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, ओके। चलें, तो अब इसको जरा आप कॉपी करना चाहेंगे? अच्छा, आप एक काम करें, इसको कॉपी कर लो या क्लिक कर लो और फिर उसके बाद कॉपी कर देना, इसलिए कि ये चीज एग्जाम में बहुत कॉमन आती है हमारे यहाँ। इसको आप क्लिक कर लें ताकि इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो इसको आपने नोट कर लिया। ये तो हो गया फुल रिकवरी की बात। अच्छा देखिए, इसके क्रक्स में बताऊं पता आपको वो क्या है। अगर फुल रिकवरी है तो आप सोचेंगे जब पहले बेड रेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था तो वो नो इफेक्ट था, तो अभी भी नो इफेक्ट होगा। और जब आपने बेड रेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था उस वक्त ऐड किया था, अब उसको लेस कर लेंगे। ठीक है ना, ये समझ होगा इसकी। अच्छा, अब उसके बाद आप आइए पार्शियल रिकवरी। अच्छा, पार्शियल रिकवरी का जो पैराग्राफ है वो तो जरा टेक्निकल है, लेकिन एग्जाम्पल के जरिए इंशाल्लाह समझ में आ जाना चाहिए। तो जरा काम करें, पढ़ तो लें इसको जरा, पार्शियल रिकवरी को आप पढ़ लें, फिर हम बात करते हैं।
अच्छा, इसको पढ़ तो लिया आप लोगों ने, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में कुछ आया नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलें काम करते हैं, इसको जरा हम करते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए, ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए आपको मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा, ठीक है जनाब। केस ये है कि पार्शियल रिकवरी की एग्जाम्पल है वो क्या है। हम पहले इस कॉलम, बीच वाले कॉलम की बात करेंगे, आखिरी कॉलम बाद में। देखिए 2007 में आपने बेड रेस्ट मतलब मैंने बेड रेस्ट एक्सपेंस क्लेम किया कितना, 1 लाख रुपीज। अच्छा, अब ये 1 लाख टोटल बेड रेस्ट नहीं है, किसी एक पार्टी का बेड रेस्ट है ये। और वो ये कि ये 2007 हमारा आया ऑडिट में। अच्छा, तो आप एक पार्टी हैं, आपसे मेरा डिस्प्यूट चल रहा था 1 लाख के बारे में, और ये 1 लाख कोई एक इनवाइस नहीं थी, ये 5-6 इनवाइसेस का टोटल फिगर थी। अच्छा, अब कमिश्नर ने क्या किया, उसने कहा जनाब करस्पॉन्डेंस दिखाएं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हुई वो दिखाएं जरा। हमने दिखाई, तो वो ये कह सकता है कि 20,000 रुपए की एक इनवाइस है, ये तो बहुत रिसेंट है, इसमें तो कैसा डिस्प्यूट नजर नहीं आ रहा है, तो मैं इसको नहीं मानता। तो वो 20,000 रुपये उसने क्या किया, एडवैक कर दिया 2007 में, और 80,000 रुपये उसने कहा ठीक है अलाउबल है। ओके, ये तो हो गई कहानी खत्म। अब आइए 2008 में क्या बेड रेस्ट रिकवर हो सकता है? यस। अब इसमें एक चीज पहले समझें, फिर इसको आगे चलेंगे बाद में। सुने जरा, हमारे एक चीज बहुत कॉमन होती है कि मेरा आपका डिस्प्यूट है 1 लाख का, 5-6 इनवाइसेस हैं, तो हमने क्या काम करो कि हम कोर्ट में नहीं जाते, क्योंकि कोर्ट में जाने पर ना मेरा बेनिफिट है ना आपका बेनिफिट है। बेनिफिट किसका है? काले कोट वाले का है। तो हमने कहा उसको छोड़ दो, और हम एक काम करते हैं, बैठ के जरा बात कर लेते हैं, सेटलमेंट कर लो, कुछ आप हमें दे दें, कुछ हम भूल जाएंगे, एक सेटलमेंट कर लो। अच्छा, अब सेटलमेंट हो गई। अच्छा, अब सेटलमेंट आमतौर बहुत ही लमसम, ठीक है ना, चलो ओवरऑल कितना दे रहे हो बताओ। तो अब ऐसे में मुझे एक चीज बताइएगा, अगर आइडेंटिफाइड हो मिसाल के तौर पर, या आइडेंटिफाइड नहीं भी हो, तो एक जनरल कंसेप्ट है, अगर बेड रेट्स रिकवर हो आउट ऑफ 20,000, तो क्या वो टैक्सेबल होगा? नहीं होगा, वो तो डिसअलाउड फिगर थी, वो तो एड बैक हो चुकी थी। तो अगर 20,000 में से रिकवर करोगे तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, और अगर 80,000 में से रिकवर करोगे तो टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। ओके, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर कोई प्रोविजन नहीं होता तो कमीशन तो ये कहता है कि 80,000 में से रिकवर हुआ, आप टैक्स पेयर आप कहते हैं ना 20,000 में से रिकवर हुआ है। तो बात है कि साहब लॉ ने पता क्या किया, ये प्रोविजन बना दिया टैक्स पेयर के फेवर में। तो उन्होंने पता क्या किया, अगर अब आपने रिकवर किया कितना, 23,000, तो आपने ये अज्यूम करना है इन एनी केस कि 20,000 तो ये वाला रिकवर हुआ है ऊपर वाला, और 3,000 रुपए एक्सेस रिकवर हुआ है। तो 20,000 रुपए जो रिकवर हुआ है ये वाला, ये तो टैक्सेबल नहीं है, जो एक्सेस अमाउंट है वो टैक्सेबल होगी। टैक्सेबल 23,000 नहीं होगा, कितना टैक्सेबल होगा? 3,000 रुपए टैक्सेबल होगा। अच्छा, अब हम इसको नेट ऑफ नहीं कर रहे, अलग अलग रखते हैं। तो सुने जरा, बेड रेट्स रिकवर्ड 2008 में 23,000, क्या ये आपकी अकाउंटिंग इनकम है? बिल्कुल है, लेकिन ये 23,000 टैक्सेबल नहीं है। क्या करोगे, इसको लेस कर दोगे, ठीक है ना। ये 23,000 क्या है? अकाउंटिंग इनकम तो है, लेकिन टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो आपने उसको लेस कर दिया। अब 3,000 के बारे में सोचो, ये 3,000 रुपए क्या अकाउंटिंग इनकम है? नहीं है, लेकिन टैक्सेबल है। क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अब इसका कंसेप्ट समझाऊंगा मैं आखिरी वाला कॉलम डिस्कस करने के बाद। ओके, अच्छा अब आते हैं लास्ट कॉलम पर। इसमें बेड रेट डिसअलाउड कितना है? 20,000 रुपए। तो अब ऐसे में क्या ऐसा हो सकता है कम रिकवर हो, 20,000 से हो सकता है ना। तो अगर रिकवर होता है 16,000, तो आपके पास है 4,000 रुपए की डेफिशिएंसी, आपके पास 4,000 रुपए की डेफिशिएंसी है। वो डेफिशिएंसी उन्होंने कहा आपका हो जाएगा टैक्स एक्सपेंस। जो डेफिशिएंसी है वो आपका टैक्स एक्सपेंस हो जाएगा। ओके, तो अब ऐसे में हम फिर उसको नेट ऑफ नहीं कर रहे। 16,000 रुपए को अलग से सोचो, ये 16,000 क्या आपकी अकाउंटिंग इनकम है? बिल्कुल है, लेकिन ये टैक्सेबल नहीं है। क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे, ठीक है।
और ये जो टैक्स एक्सपेंस जो 4,000 रुपए है, ये आपका 2008 का क्या टैक्स एक्सपेंस है? नहीं है, सॉरी, क्या अकाउंटिंग एक्सपेंस है? नहीं है, लेकिन टैक्स एक्सपेंस है, तो क्या करेंगे इसको भी लेस कर देंगे। ठीक है, चलें, अब चूंकि एग्जाम्पल मुकम्मल हो गई है, तो अब मैं आपके साथ चीजें शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, तो सुने जरा, असल कंसेप्ट पता क्या है? वो ये है कि जब एक मरतबा सेटलमेंट हो जाए तो अब तो डिस्प्यूट नहीं रहा ना। जब सेटलमेंट हो गया तो अब तो डिस्प्यूट नहीं रहा, तो फिर जो हमारा नेट अकाउंटिंग बैड डेट्स है वही नेट टैक्स बैड डेट्स भी होना चाहिए। और ये हो रहा है कैसे? बीच वाला कॉलम, पहली एग्जांपल, 1 लाख रुपीज हमारा टोटल बैड डेट्स था, रिकवर कितना कर लिया? 23,000। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेट बैड डेट्स कितना हो गया? 77,000। ठीक है ना, 100 माइनस 23, 77,000। टैक्स में बैड डेट्स कितना था? 80,000। अब इनकम में कितना लेके आ रहे हैं? रिवर्स कितना करें? 3,000 रुपए, तो कितना हो गया नेट? 77,000। ठीक है, तो हमारे कॉलम नंबर 1 में, मतलब जो 1 लाख वाला जो कॉलम है ना बीच वाला, उसमें अकाउंटिंग बैड डेट्स नेट कितना हो गया? 77,000। टैक्स बैड डेट्स नेट कितना हो गया? 77,000। अब आइए लास्ट वाले कॉलम में, अकाउंटिंग बैड डेट्स टोटल कितना था? 1 लाख, रिकवर कितना कर लिया? 16,000। नेट फिगर बोलो 84,000 हो गया ना। तो अकाउंट्स में नेट बैड डेट्स कितना हो गया? 84,000। टैक्स में पहले बैड डेट्स था 80,000, अब टैक्स एक्सपेंस है 4,000, कितना हो गया? 84,000। पहले 80,000 एक्सपेंस था, अब 4,000 मजीद एक्सपेंस रिकॉर्ड किया आपने, कितना हो गया? 84,000। तो असल कंसेप्ट क्या बन गया कि जब सेटलमेंट हो जाता है तो उसके बाद तो कोई डिस्प्यूट नहीं रहता। जब डिस्प्यूट नहीं रहा तो फिर जो भी आपका नेट बैड डेट्स है अकाउंट्स में, वही टैक्स में भी होना चाहिए। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये दोनों एग्जांपल्स आपकी बुक में मौजूद हैं। अच्छा, अब मैं काम करता हूँ, मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ। देखिए, यहाँ तक तो 2007 और 8 तो हो गया ना। 2009 में क्या मजीद कुछ पैसा रिकवर हो सकता है? हो तो सकता है ना, हो सकता है 2008 में जो रिकवर होना हो गया, 2009 में मजीद कुछ रिकवर हुआ। तो चलें काम करें, ये मैं एक्सटेंड करता हूँ इसको। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं है, एक्सटेंशन आपकी बुक में नहीं है। तो एक काम करें, पहले तो आप मुझे जरा सोच के बताइएगा कि 2500 को, पहले इसकी बात करेंगे, 3500 की बात बाद में करेंगे। अब 2500 को हम ऐड करेंगे, लेस करेंगे, या नो इफेक्ट होगा? अच्छा सोच लें, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अच्छा ना, चलें, कुछ लोगों का जवाब है नो इफेक्ट। ठीक है, ओके, नो इफेक्ट। चलें, कोई है ऐड के फेवर में है, कोई लेस के फेवर में है? चलें, ये आ गया नो इफेक्ट। अच्छा, और उसके बाद जो 3500 है उसके बारे में बताइएगा, उसका क्या होगा? 3500 का क्या बनेगा? चलें, काशिफ ने कहा नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। ओके, चलें भाई, ठीक है, ठीक है, ओके। किसका हो गया? ये हो गया नो इफेक्ट, इसलिए कि सुनो, जब 2008 में आकर के जब आपका टैक्स बैड डेट्स और अकाउंटिंग बैड डेट्स इक्वल हो गया, तो अब अकाउंटिंग बैड डेट्स की रिकवरी अकाउंटिंग इनकम, टैक्स बैड डेट्स की रिकवरी टैक्स इनकम, तो नो इफेक्ट हो गया। तो अब ये 2500 हो या 3500 हो, सेम फिगर अकाउंटिंग इनकम की होगी और वही फिगर टैक्स इनकम भी होगी। तो क्या हो जाएगा? नो इफेक्ट हो जाएगा। तो चलें काम करें, आप लोग जरा इस एग्जाम्पल नंबर 1 के नीचे और एग्जाम्पल नंबर 2 के नीचे ये एक्सटेंशन कॉपी कर लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, आज हमने YouTube के ऊपर चैप्टर नंबर 16 तक के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं।
चैप्टर नंबर 16 तक के वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। इससे किसी चैप्टर नंबर 13 के भी पास पेपर्स 94 से लेकर अब तक के, सॉरी 2003 से लेकर अब तक के फीड करके उसके आंसर भी मौजूद हैं। तो आप में से अगर कुछ लोगों ने चैप्टर 13 तक के क्वेश्चन आंसर्स हमसे नहीं लिए हैं तो वो हमें ईमेल कर सकते हैं और उसमें नोट कर, मतलब बता दिएगा कौन कौन चैप्टर के करने हैं, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस, चल आगे चलते हैं। देखिए ओके, अब उसके बाद एक छोटे से एग्जाम का रेफरेंस देख लेते हैं। देखिए ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, इस तरह के क्वेश्चन आईसी में भी आ रहे हैं, ठीक है। चलें, ये तो आसान हो गया, ये जरा पढ़ें आप। पढ़ लिया आप लोगों ने? तो हुआ क्या, टोटल बेड डेट्स था 5 लाख का। अच्छा, टैक्स अथॉरिटीज ने ऑडिट किया, उन्होंने अलाउ कितना किया, 3,50,000। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिफरेंस है डिसअलाउड जिसे हम कहते हैं वो है 150। तो अब ऐसे में अगर रिकवरी हो पहले केस में 2 लाख रुपए, दूसरे केस में 1,20,000, तो सीधी सी बात है आपके पास जो 50,000 है वो एक्सेस रिकवरी है, वो टैक्सेबल हो जाएगी फिगर। और जो 1,20,000 है, ठीक है, जहां रिकवरी हो रही है वहां पर टैक्स डेफिशिएंसी है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्स एक्सपेंस हो जाएगा। तो आप करेंगे क्या, वही करना पड़ेगा आपको कि 2 लाख रुपए और 1,20,000 इसको तो आप लेस कर दें और 50,000 को ऐड कर दो, 30,000 को लेस कर दो, जो हमारी एग्जाम्पल में शामिल है, ठीक है। चलें, आसान हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिकल वर्किंग में भी आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन अलग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ओके, चलें ओके, उसके बाद अब हम आते हैं, चलें अब बेड डेट्स के बाद बताइएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग है ना मेरा ख्याल है, यस। चलें, अच्छा मेथड ऑफ अकाउंटिंग के लिए जस्ट अ मिनट, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। चलिए मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, न्यू स्लाइड आपको सामने नजर आ रही है मेथड ऑफ अकाउंटिंग वाली? यस, देखिए मेथड ऑफ अकाउंटिंग में चले मैं काम करते हैं। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, मेथड, बिजनेस का मेथड क्या होता है, पहले हम देखते हैं जो हम 4 हेड्स कर चुके हैं उसके मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, प्रॉपर्टी इनकम इज टैक्सेबल ऑन accrual basis, capital gain is taxable on accrual basis, other source is taxable on receipt basis। तो वहां तो मेथड डिफाइंड है, वहां चॉइस आपकी नहीं है। लेकिन बिजनेस में उन्होंने क्या काम करें कि हम आपको देते हैं चॉइस। चॉइस कह दी उन्होंने, इसको पढ़ें जरा आप। 2 मेथड होते हैं, एक होता है कैश अकाउंटिंग सिस्टम और एक होता है एक्रूड अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है ना। अच्छा, एक्रूड अकाउंटिंग को पहले के जमाने में कहते थे मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम, अब क्या कहते हैं इसको हम, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, ओके। तो 2 मेथड होते हैं। अच्छा, अब कौन सा मेथड आप इस्तेमाल करेंगे, तो जनाब इसके लिए कंपनी के केस में तो उन्होंने कह दिया कि कंपनी तो हर सूरत में एक्रूअल अकाउंटिंग इस्तेमाल करेगी, कंपनी के पास चॉइस को नहीं है। अच्छा, कंपनी के अलावा कौन बाकी बचा, इंडिविजुअल या फिर एओपी, तो वो चाहे तो कैश अकाउंटिंग कर लें, चाहे तो एक्रूअल अकाउंटिंग कर लें, लेकिन जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो रेगुलर बेस पर अप्लाई करेंगे, बाद में कभी चेंज करना होगा तो फिर परमिशन लेंगे कमिश्नर से, ओके। अच्छा, ये बहुत कॉमन होता है
कि एक इंडिविजुअल है, बिजनेस शुरू किया तो पहले उसने कैश अकाउंटिंग कर ली, फिर जब बिजनेस बढ़ा और अच्छा खासी चीजें उधार परचेज कर रहे हैं, उधार बेच रहे हैं, तो फिर उन्हें क्या करते हैं, एक्रूड अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, अच्छा, तो अब ऐसे में अगर आपको चेंज करना हो, पढ़ने दो इसको आप। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम मेथड सेलेक्ट करते वक्त तो आपको कमीशन से परमिशन ही चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल हैं, एओपी हैं, तो आपकी चॉइस है, लेकिन जब बाद में कभी चेंज करोगे तो फिर कमीशन की परमिशन आपको रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अच्छा, दूसरा, फिर देखो ना, जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो जो अकाउंटिंग तो करोगे ना आप, ठीक है, तो उसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल करोगे? जैसे ओके, वेल्थ स्टेटमेंट को अभी मैं आपको जवाब नहीं दूंगा इसका, ठीक है, वरना ये हमारी ये फ्लो पूरा खराब हो जाएगा। वेल्थ स्टेटमेंट के चैप्टर लगे हैं, उस वक्त हम बात कर लेंगे उसकी। ठीक है, देखिए, अब बात ये कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, अच्छा, कंपनी तो शुरू से ही एक्रूड करेगी। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो पहले आपने कैश अकाउंटिंग कर लिया, बाद में परमिशन के साथ आप उसके, सॉरी, पहले आपने कैश अकाउंटिंग कर लिया, बाद में परमिशन के साथ एक्रूड कर लिया। अच्छा, अब ऐसे में सेकंड पैराग्राफ कैश का देखिए होता क्या है, 6 साल तक आपने कैश अकाउंटिंग की, ईयर 7 के लिए आपने अप्रूवल ले ली, मिल गया आपका अप्रूवल, आपने किया एक्रूड अकाउंटिंग सिस्टम। तो अब ऐसे में जो ईयर 7 होगा ना, जो फर्स्ट टाइम आप एक्रूवल पर आ रहे हैं, असल में ना कैश होगा ना एक्रूवल होगा। इसलिए क्या करेंगे, तो आप एक्रूवल, लेकिन उसमें आप एडजस्टमेंट्स करेंगे कि ऐसी इनकम जो आपने पहले रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि रिसीव नहीं की थी, तो अब रिकॉर्ड करो। ठीक हो सकता है कि आपने सेल बाद में किया हो और पहले रिकॉर्ड कर लिया हो। तो असल कंसेप्ट क्या है, मेथड चेंज होने के बाद जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें ना तो कोई इनकम मिस होने पाए, ना डबल हो जाए, ठीक है ना कोई एक्सपेंस गायब हो, ना डबल हो जाए। असल कंसेप्ट ये है, ठीक है। ओके, अच्छा ना, इसके बाद अब ये पैराग्राफ आसान है, एचबीआर के पास पावर है कि वो कुछ मेथड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ये तो पावर है, ठीक है। अच्छा, आप जरा काम करें, ये दो पैराग्राफ पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे की ये आपने पढ़ लिया ना। चल, अब मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए जरा, अकाउंट्स में जब आपने बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी थी तो वहां आपने कंसेप्ट पढ़ा था प्रूडेंस, ठीक है ना, वो क्या था, कोई बता सकता है? अकाउंटिंग में जो प्रूडेंट कंसेप्ट है, प्रूडेंस कंसेप्ट है, वो क्या है? कोई बताएगा? अकाउंट्स में आपने पढ़ा था कंसेप्ट प्रूडेंस का, एज पर रूटीन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये जवाब सही नहीं है। एक्सपेंस रिकॉग्नाइज व्हेन इनकर्ड, ओके, नहीं, देखिए प्रूडेंस कंसेप्ट ये है कि इनकम उस वक्त रिकॉर्ड करोगे जब वाकई में अर्न कर लो, और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हुए यू शुड बी वेरी केयरलेस कि जो एक्सपेंस इनकर होगा वो भी रिकॉर्ड कर लो, और जो फ्यूचर के एस्टिमेटेड लॉसेज वो भी रिकॉर्ड कर लो। जैसे मैं सर ऊपर किसी ने आपके ऊपर केस फाइल किया और आपने जैसे बात की, उसने कहा मैं तो पहली बात कर चुका हूँ, सॉरी, ठीक है, तो अब आपने कहा केस तो हम हार जाएंगे, तो जो बाद में फैसला आना गलत, और जो आपको डैमेजेस पे करने हैं वो आप पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लॉसेस, प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस, ये सब आप रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट, कि जो एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड हैं वो भी रिकॉर्ड कर लो, फ्यूचर में लॉस होने वाला वो भी रिकॉर्ड कर लो। लेकिन टैक्सेशन में उल्टा कंसेप्ट है, टैक्स में पता क्या किया, इनकम तो फॉरन रिकॉर्ड करो, एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हुए बी केयरफुल,
बहुत एहतियात से काम लेना है। तो पैरा 1 आसान है, मैं पैरा 2 पढ़ूंगा। देखिए, एन एक्सपेंडिचर इज अलाउबल व्हेन इट इज पेड बाय द पर्सन। ये कब होगा? व्हेन ऑल द इवेंट्स हैव अकर्ड दैट डिटरमिन लायबिलिटी। कि जब तक लायबिलिटी बिल्कुल कंफर्म ना हो जाए आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना, और अमाउंट भी रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ डिटरमिन कर सकें आप। तो इसका मतलब कि इस पैराग्राफ से क्या पता चला कि जितने आपके जनरल प्रोविजंस हैं जिसमें लायबिलिटी डिटरमिन नहीं होती है, वो सब अलाउबल एक्सपेंडिचर नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल हमने क्या दी है, देखिए जरा। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ सेम होगा जो कि बैड डेट्स का होता है। स्लो मूविंग स्टॉक का प्रोविजन हो, वेस्टेज का प्रोविजन हो, डिस्काउंट का हो, वारंटी का हो, तो बाकी के साथ बैड डेट्स के बारे में तो स्पेसिफिक प्रोविजन है। स्लो मूविंग स्टॉक का प्रोविजन, डिस्काउंट का प्रोविजन, वारंटी का, इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। लेकिन इस पैराग्राफ ने उसका ट्रीटमेंट भी वही कर दिया जो कि बैड डेट्स का है। तो आपको पता है क्या होता है वारंटी? अगर आप कार मैन्युफैक्चर हैं, आपका ख्याल ये कि ना 5% वारंटी क्लेम आते हैं, ठीक है ना? तो आपने क्या किया, 2% का प्रोविजन पहले ही कर दिया, तो ये प्रोविजन किया आपने, क्लेम तो नहीं आए, तो ये प्रोविजन अलाउबल नहीं होगा। तो वही करेंगे आप, इन तमाम चीजों के प्रोविजन आप एड बैक कर देंगे, और जो जब राइट ऑफ करेंगे या जब एक्चुअल में क्लेम आ जाएंगे तो फिर आप उसको लेस करेंगे। ठीक है? अच्छा ना, इससे किसे अब एक और कंसेप्ट सुनिएगा। देखिए, जब हम कहते हैं प्रोविजन, तो प्रोविजन दो होते हैं। एक होता है जनरल प्रोविजन, एक होता है प्रोविजन जिसकी लायबिलिटी डिटरमिन हो चुकी है, उसको आप जनरल प्रोविजन नहीं कह सकते। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर इस साल प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो कंपनी ने डिसाइड ये किया, कंपनी के डायरेक्टर्स ने, कि भी बोनस देते हैं वर्कर्स को, एक्स्ट्रा बोनस देते हैं। अच्छा, उसका फैसला हो गया बीओडी की मीटिंग में, डायरेक्टर्स की मीटिंग में फैसला हो गया, अनाउंस कर दिया, पेमेंट नहीं किए, उसको भी तो हम कहते हैं प्रोविजन फॉर बोनस। ये क्या वो जनरल प्रोविजन है? नहीं। तो जरा काम करें, ये पढ़ें जरा आप लोग। ठीक है? तो अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जिसके अगेंस्ट लायबिलिटी डिटरमिन हो चुकी है, उसको फिर आप एड बैक नहीं करोगे ना, वो तो अलाउबल है। ठीक है? चलिए, किसी ने क्वेश्चन किया है, देख लूं मैं। देखिए, बिल्कुल देखिए, ये जो है प्रोविजन फॉर बोनस, ये जब आपने अनाउंस कर दिया तो ये तो पेमेंट करनी है ना आपको। और दूसरा, इसमें लायबिलिटी भी सर पे आ गई है। लेकिन जो वारंटी क्लेम का जो प्रोविजन किया था, अभी वारंटी क्लेम आया नहीं है, हो सकता है कम आया, ज्यादा, हमें क्या पता। ओके, चलो ओके। इसके बाद आप जरा एक काम करते हैं, वो ये कि एक चीज आपकी बुक में नहीं है, वो जरा एक काम करें। अच्छा, एक काम कर लें बेटा, इसका जरा इसको कॉपी कर लो। ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं, इसको जरा कॉपी कर लो, फिर हम देखेंगे इसको ऐड करना है, लेस करना है, क्या करना है। इसको आप कॉपी कर लो, फिर हम बात करते हैं।
अच्छा सुने, आई एम श्योर के कॉपी कर लिया आपने। देखिए अब ये दो केसेस हैं, प्रोविजन फॉर एंटीसिपेटेड लॉसेस और पेनल्टी वाला भी उसी से मुतालिक है। तो मैं केस जरा डेवलप कर लेता हूँ। देखिए हुआ क्या कि आप एक कंपनी है, ओके, या बिजनेस एंटिटी है। अच्छा, आपको एक बड़ा ऑर्डर मिला 1 लाख केजी बनाने का। और इतना बड़ा ऑर्डर है कि आप मैन्युफैक्चरिंग तो अभी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन डिलीवरी देंगे अगले साल। अच्छा, आपने एग्रीमेंट कर लिया, सेल प्राइस तय हो गई, लेकिन हुआ क्या कि ईयर एंड से पहले आपको पता चला कि जनाब रॉ मटेरियल के प्राइसेस काफी बढ़ गई हैं। ठीक है, तो अब अगर आप इस एग्रीमेंट को फुलफिल करते हैं तो आपको लॉस होगा। तो अब दो केसेस होंगे। एक तो होगा कि आप ये डिसाइड करें कि साहब हमने एग्रीमेंट कर लिया है तो हम लॉस के साथ भी एग्रीमेंट फुलफिल करेंगे, माल बना के देंगे हम आपको। ओके, तो अब ऐसे में जो फ्यूचर में आप लॉस एंटिसिपेट कर रहे हैं वो भी आप अभी रिकॉर्ड कर सकते हैं अकाउंट्स में। ठीक है, ओके। अच्छा, टैक्स में चूंकि अलाउबल नहीं है ना, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, क्योंकि अकाउंट्स में हम एंटिसिपेट लॉस रिकॉर्ड कर सकते हैं, टैक्स में जब तक लॉस हो ना जाए तक उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, ओके। अच्छा, अब दूसरा केस क्या है, यही एग्रीमेंट हम ही डिसाइड कर सकते हैं कि भी हम लॉस इनकर नहीं करना चाहते हैं, तो हम आज एग्रीमेंट कैंसिल कर दें। अच्छा, कैंसिल करेंगे तो उसकी हमें थोड़ी बहुत पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अच्छा, जो पेनल्टी पे कर रहे हैं हम, ये आज की पेनल्टी, ये फ्यूचर की पेनल्टी नहीं है। एग्रीमेंट हमने कैंसिल कर दिया इसी साल, जो फ्यूचर में हमें प्लान करना था। ओके, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को हमने कैंसिल कर दिया, तो ये पेनल्टी इसी साल की पेनल्टी है। अब मुझे बताइएगा इसको हम ऐड करेंगे या नो इफेक्ट होगा? इसको ऐड करेंगे या नो इफेक्ट होगा? चलें, कौन बता रहा है? अच्छा, ये होगा नो इफेक्ट। अच्छा, इसके दो कंसेप्ट हैं नो इफेक्ट के। एक तो ये है कि ये डब्बा बड़ा है तो आपने सोच लिया नो इफेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट क्या है कि ये हमारा अकाउंटिंग एक्सपेंस तो है ही, लेकिन साथ में टैक्स एक्सपेंस भी है। इसलिए कि पेनल्टी कौन से हम एडबैक करते हैं कि जो लॉ की वायलेशन की हो। अगर एक बिजनेस एग्रीमेंट की पेनल्टी है तो वो तो हमारे लिए अलाउबल टैक्स एक्सपेंस होती है। तो ये हमारे पास इस साल का अकाउंटिंग एक्सपेंस भी हो गया और साथ में टैक्स एक्सपेंस भी हो गया। ठीक है ना, ओके। अच्छा, इसके बाद आगे चल सकते हैं। यस, अच्छा देखिए, अब ये कंसेप्ट है जो हम प्रॉपर्टी इनकम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको आप पढ़ लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखिए केस क्या है, ये वही हमने जो प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि एक्रूअल बेसिस पर आपने क्या किया, एक एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, पेमेंट कर दी तो अच्छी बात है, अगर अब तक आपने पेमेंट नहीं किए तो आपको टाइम कितना दिया जाता है पेमेंट के लिए? 3 इयर्स। और फिर एक साल का और आपको एक्सटेंशन, मतलब एक ग्रेस पीरियड मिलता है। तो 4th ईयर के एंड तक अगर आपने वो लायबिलिटी पेमेंट नहीं की तो अब आप उसको रिवर्स कर दें, एक्सपेंस को रिवर्स कर दें, जैसे ना कि आप उसे इनकम में ले लेंगे, आप उसे इनकम ट्रीट कर लेंगे। और उसके बाद अगर आपने उसकी पेमेंट की तो फिर आप उसको लेस कर दीजिए। ठीक है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अच्छा, इसको मजीद समझाने के लिए यहाँ हमने एक बनाई है इलस्ट्रेशन, वो जरा आप समझ लें तो मेरा ख्याल है काफी हद तक समझ में आ जाएगा। जनाब 2003 परचेज किया 100 रुपए का, डेबिट कर दिया, पेबल को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, ये हो गया नो इफेक्ट, ये परचेज हमारे पास टैक्स एक्सपेंस भी और अकाउंटिंग एक्सपेंस भी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब क्या हुआ कि इसकी पेमेंट नहीं की थी हमने, अब आ गया 2007। अच्छा, 2007 इसका 4th ईयर है। ठीक है, ओके। तो अब ऐसे में हमारे पास बैलेंस शीट में लायबिलिटी आ रही है, लेकिन हमने उसको टैक्स पर्पस के लिए ऐड किया सिर्फ,
राइट, ये ऐड हो गया। अब अगर अगले साल 2008 में हमने इसकी पेमेंट कर दी, तो हमने एंट्री के पास की पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट किया हमने, तो हम इसको लेस कर देंगे जैसे कि लॉ में लिखा हुआ है। ओके, यहाँ तक तो आसान है। अब मुझे एक चीज बताइएगा कि अगर 2008 में आप पेमेंट करने की बजाय ये डिसाइड कर लें कि पेमेंट करनी ही नहीं है, तो कोई एंट्री पास करेंगे क्या? देखो ना, पेमेंट नहीं की है तो ये एंट्री तो पास ही होगी ना, लेकिन क्या कोई और एंट्री पास करेंगे आप? यस, इसलिए जब आप डिसाइड कर चुके हैं कि पेमेंट नहीं करनी, तो पे बिल को रिवर्स करेंगे। तो पे बिल को रिवर्स कैसे करते हैं, पढ़ें इसको जरा। पे बिल को डेबिट करके और अदर इनकम क्रेडिट, देखे ना, किसी और का रिसीवेबल आपका पे बिल है तो वो बैड डेट्स रिकॉर्ड करेगा, आप अदर इनकम रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हमने ये रिवर्सल किया है तब भी हम उसको लेस करें, पता है क्यों? देखिए, ये हम अदर इनकम लेके जा रहे हैं किस बेसिस पर? नॉन पेमेंट की बेस पर। और नॉन पेमेंट की बेस पर तो वो पहले ही टैक्सेबल हो चुका है 2007 में, दोबारा टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए लेस करेंगे ना। लेकिन अगर कोई फिगर अदर इनकम में शामिल है और आप उससे अगर लेस नहीं करेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगी, और ये पहले ही टैक्सेबल हो चुकी है, इसका दोबारा लेस करना जरूरी है। तो अब ये चीजें एग्जाम में कैसे आती हैं, मैं फिर आपको बताता हूँ। देखिए, आपका टैक्स ईयर है 2020, राइट? तो हम बात करें 2016 की। 2016 का जो एक्सपेंस है ना, ये इसका फोर्थ ईयर है। 2016 का फोर्थ ईयर क्या हुआ? 2020। ओके, तो अब ऐसे में आपको बताया जा सकता है कि 2016 का एक्सपेंस है, अब तक आउटस्टैंडिंग है, तो आप उसको ऐड कर दो, ठीक है। फिर वो कह सकते हैं कि 2015 का एक्सपेंस था, 2019 में एड बैक हो गया था, आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या करो, उसको लेस कर दो। और ये भी होता है कि वो आपसे कहते हैं 2017 का एक्सपेंस है, अभी तक आउटस्टैंडिंग है, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करोगे। 2017 का एक्सपेंस और अभी तक आउटस्टैंडिंग है, क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं करेंगे आप, ठीक है, नो इफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब आगे चलते हैं, देखोगे अब ये आसान है। ये जो हम कर रहे हैं इससे हम कहते हैं ट्रेडिंग लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 इयर्स। ये टर्म एग्जाम में इस्तेमाल हो चुकी है, लॉ में टर्म इस्तेमाल नहीं हुई है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 इयर्स। अच्छा, दूसरा एक और केस, ये जो हमने कहा ना कि फोर्थ ईयर के एंड पर हम अपनी लायबिलिटी को ऐड बैक कर देंगे, इसके लिए जरूरी है कि डेबिट साइड टैक्स एक्सपेंस था, लायबिलिटी क्रेडिट थी ना, तो उसका डेबिट साइड जरूरी है कि टैक्स एक्सपेंस हो। तो बाकी के सब हमारे पास ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं कि जिसमें इवन अकाउंट्स में भी हम लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं और डेबिट साइड हमारा एक्सपेंस नहीं होता। जैसे लिखा हुआ है लोन। अच्छा, जब आपने लोन रिसीव किया था, एंट्री क्या पास की थी? बैंक डेबिट और लोन पेएबल क्रेडिट, तो डेबिट साइड टैक्स एक्सपेंस नहीं था, तो आप इसके ऊपर फोर्थ ईयर का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन लोन पे जो मार्कअप वगैरह आप पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, क्या वो आपका टैक्स एक्सपेंस है? यस, तो उस पर फोर्थ ईयर कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। इसे किसे एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। अच्छा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर की आपने एंट्री क्या बात की थी, बताएं? बैंक को डेबिट किया था और एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स एक लायबिलिटी के तौर पे क्रेडिट किया था, तो इसका भी डेबिट साइड टैक्स एक्सपेंस नहीं था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब ये एक और कुछ और एग्जांपल्स आ रही हैं कि जिसकी डेबिट साइड टैक्स एक्सपेंस नहीं होता, लायबिलिटी है लेकिन उसके डेबिट साइड टैक्स एक्सपेंस नहीं है। अच्छा, ये नोट आपकी बुक में नहीं है, समझ लें, फिर कॉपी कर लीजिएगा। देखिए, expenses in the following cases is not allowable tax expense and therefore this provision is not applicable. अच्छा, किसका होगा? अगर कोई, अच्छा, हमारी एक साथ इनकम हो सकती है ना, अगर कोई एग्जाम इनकम थी, उसके अगेंस्ट एक्सपेंस था, तो एग्जाम इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंस आपका टैक्स एक्सपेंस नहीं होता, वो तो एडमिसिबल नहीं था, तो वो फोर्थ ईयर की बेसिस पर एड बैक नहीं होगा, ठीक है ना कि? अच्छा, इससे किसे ये पढ़े जरा, FTR क्वेश्चन गौर से। FTR को आगे जाके हम पढ़ेंगे। देखिए, मिसाल के तौर पर अगर आपकी इनकम में एक्सपोर्ट है,
ठीक है। तो एक्सपोर्ट किस में आती है, एफटीआर में, 1% फुल एंड फाइनल। तो एफटीआर के अगेंस्ट कोई एक्सपेंस अलाउबल नहीं होता। तो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट आपने कोई एक्सपेंस इनकर किया था और वो अब तक आउटस्टैंडिंग है, तो वो तो आपका टैक्स एक्सपेंस नहीं था, तो उसको आप एड बैक नहीं करोगे। इसी किसी एक और चीज सुनेगा, देखिए 2016 में, अच्छा 2020 में जब हम टैक्स वर्किंग करे होते हैं ना, तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं 2016 में क्या हुआ था। अगर 2016 में ऑडिट हुआ था, टैक्स ऑडिट, और कमिश्नर ने कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउ किए थे, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक परचेज की फिगर थी, कमिश्नर ने कहा ये वेरीफाइबल नहीं, मैं उसको एड बैक कर रहा हूँ। तो अब जब कमिश्नर ने उसको एड बैक कर दिया था तो वहां पर टैक्स एक्सपेंस नहीं था, तो अब 4th ईयर की बेस पर उसको एड बैक नहीं करना। तो एक काम करें, ये जो नोट फॉर स्टूडेंट है नीचे तक, वो जरा आप क्लिक कर लें, फिर बाद में इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। इसको आप क्लिक कर लीजिए, फिर आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लिक कर लिया आपने। अच्छा ना, आप जरा एक काम ही करते हैं, देखिए ये बाद में करते हैं। देखिए अब एक काम करना पड़ेगा आपको, हमने इतने कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, तो जरूरी कि आप एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करें ताकि आपको खुद पता चले ऐड क्या करना है, लेस क्या करना है, ठीक है। ओके, तो जरा काम कीजिएगा, आप निकालें चैप्टर नंबर 17, निकालें जरा, बल्कि सॉरी 18, चैप्टर नंबर 18 निकालें, उसमें क्वेश्चन नंबर 18.1, तो अब आपको 18.1 सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूं कि मैं यहां पर 18.1 कोशिश करता हूँ निकाल लूं, ठीक है, ताकि वो मैं आपके साथ जरा शेयर कर सकूं, ठीक है। तो ये मैंने अभी फिलहाल आपकी शेयरिंग जरा डिसकंटिन्यू कर दी, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट में जरा अच्छा ना, अब आप मुझे जरा बता दीजिएगा क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में कि आपको स्लाइड नजर आ रही है चैप्टर 18 की। ठीक है, चलें देखिए, अब मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। अच्छा, अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ये जो नोट्स है ना, ये तो आप खास नहीं, अब देखिए ये एक है एओपी का क्वेश्चन। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, दो पार्टनर ए एंड बी, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है, 60/40 है। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, आपको कहा सेल्स विदाउट टैक्स डिडक्शन 8 मिलियन, तो हम जो सेल कर रहे हैं वो इंडिविजुअल को कर रहे हैं, तो आमतौर पर टैक्स डिडक्ट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए कि इस पर कोई विदहोल्डिंग टैक्स अप्लीकेबल नहीं हुआ। ओके, अब आइए कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, इसमें परचेजेस है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ना दी जाए तो ये एडमिसिबल है, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, सैलरी टू प्रोडक्शन मैनेजर, जब तक कोई इन्फॉर्मेशन ना दी जाए हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन है, चलें काम करते हैं। देखिए यहाँ जरा मैं आता हूँ वापस, लेकिन नेट प्रॉफिट आपका कितना है, 2,269,000, नेट प्रॉफिट आपका कितना है 2,269,000, ये आपकी है स्टार्टिंग फिगर, ठीक है। फिर नीचे कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहले हमें देखना पड़ेगा कि अकाउंट्स में से क्या कुछ ऐसी चीजें जो हमें ऐड करनी है, वो देख लेते हैं। सुने, परचेजेस फिलहाल कुछ नहीं करना, सैलरी कुछ नहीं करनी, डेप्रिसिएशन, तो जो हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो हमें एड बैक करना होगा, इसलिए कि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसमें हमें टैक्स डेप्रिसिएशन वर्कआउट करना है। अच्छा, गौर से सुनेगा, अगर टैक्स डेप्रिसिएशन वर्कआउट करने के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो
तो हम अज्यूम करेंगे कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्रिसिएशन के बराबर है। कभी कभी ये होता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐसी इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि आप टैक्स डेप्रिसिएशन वर्कआउट कर सको, तो फिर ये तो नहीं कर सकते अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूं, तो फिर हम क्या अज्यूम करेंगे कि इक्वल है। हमारे पास तो ऐसा नहीं है, तो हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे और नीचे फिर टैक्स डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अभी कुछ नहीं करना, आगे इन्फॉर्मेशन आएगी। अच्छा, सैलरी टू पार्टनर ए, ये तो आपने ऐड करनी ही करनी है, इसलिए हम पढ़ चुके हैं ना हमारे चैप्टर नंबर 13 में, सेक्शन नंबर 21J। वो क्या था कि पार्टनर को अगर पे करें हम सैलरी ऐड कर दें, कमीशन पे करें वो भी ऐड बैक करना है। इसके अलावा और क्या चीज था, ब्रोकरेज है, प्रॉफिट ऑन डेट है, अदर रेम्युनरेशन है, ओके। अच्छा, फिर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, ये हमारे पास एडमिन एक्सपेंस में जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है ऐड बैक करना है। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन फाइनेंस लीज, या आज हम पढ़ चुके हैं, ऐड बैक करना है। फाइनेंस चार्ज ऑन लीज एसेट्स ऐड बैक करना है। एडजमेंट अभी कुछ नहीं करना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐड करना है, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस अभी कुछ नहीं करना। चलें, ये तो कुछ ऐड बैक हो गया हमारे अकाउंट से, पीएन अकाउंट से। अब आइए एडिशनल इंफॉर्मेशन, चलें उसमें काम करें। ये जरा पैरा ए पढ़ो और मुझे इसके बारे में बताओ कि इसको ऐड करेंगे या नो इफेक्ट होगा। पैरा ए पढ़ो और बताओ कि इसको ऐड बैक करेंगे या इसका नो इफेक्ट होगा। अच्छा, एक बात सुन लीजिएगा, देखिए जो एक्सपेंसेस हमने पीएन अकाउंट में चार्ज किए हैं वो हमारी टैक्स वर्किंग में लेस तो नहीं हो सकते, लेस ऑलरेडी अकाउंट्स हो चुके हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट से लेस हो चुके हैं, तो या तो यहाँ पर ऐड होंगे या फिर नो इफेक्ट होगा। इससे कि जो इनकम हम रिकॉर्ड कर चुके हैं वो हमारी इनकम में तो ऐड हो चुकी है, तो हमारी टैक्स वर्किंग में ऐड तो नहीं हो सकती, या तो लेस होगी या फिर नो इफेक्ट होगा। तो चलिए बताइएगा, तो उन्होंने कहा 18,000 ऐड बैक करना है, ठीक है। किसी ने जवाब दिया है, इसका नाम नहीं बताऊंगा इसलिए कि आंसर गलत है। देखिए, इसका होगा नो इफेक्ट, पता है क्यों? इसलिए कि आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि बिजनेस एक्सपेंसेस आर रिक्वायर्ड टू बी पेड थ्रू बैंकिंग चैनल, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस थी। एक एक्सेप्शन थी एग्रीगेट 50,000, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है। एक एक्सेप्शन थी सिंगल पेमेंट अप टू ₹10,000, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है। लेकिन तीसरी एक्सेप्शन क्या थी? फ्रेट, ट्रेवल फेयर, पोस्टेज, यूटिलिटी एंड गवर्नमेंट ड्यूज। तो फ्रेट चार्जेस पर बगैर किसी लिमिट के हम पेमेंट कर सकते हैं कैश में। और आपको याद होगा हमने इसका आपको नोट भी लिखवाया था। नोट पता है क्या था? देखिए, आपको नो इफेक्ट तो करना है, तो आपको करना कुछ नहीं है, लेकिन नोट लिखना है। अच्छा, नोट क्या लिखना है सुनिए जरा। देखिए, नोट ये लिखना है कि बिजनेस एक्सपेंसेस आर रिक्वायर्ड टू बी पेड थ्रू बैंकिंग चैनल विद फ्यू एक्सेप्शंस। फिर आप लिखेंगे वन ऑफ द एक्सेप्शन इज फ्रेट चार्जेस, देयरफॉर फ्रेट चार्जेस आर अलाउएबल टैक्स एक्सपेंस इवन दे आर पेड इन कैश। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आपको याद होगा ये नोट हमने आपको लिखवाया भी था, ठीक है ना कि? अच्छा, अब उसके बाद आइए लीज रेंटल। तो लीज रेंटल आपको क्या करना है? लेस करना है, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद है इसको लीज रेंटल को आप लेस कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आइए इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स डेप्रिसिएशन पर्पस। तो जरा अभी हम डेप्रिसिएशन वर्कआउट तो नहीं कर रहे, लेकिन कुछ इंडिकेशन देख लेते हैं। देखिए, इसमें आपका इंफॉर्मेशन है डिस्पोजल के बारे में भी है। तो सुने जरा, आप अगर डी में देखें, पहला पॉइंट लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये तो हम ऐड कर देंगे ना, लॉस हुआ है हम ऐड कर देंगे, अकाउंटिंग लॉस है। अब आइए यहाँ पर मशीनरी, डिस्पोजल ऑफ WDB कितनी है? 80,000। सेल प्रोफिट कितनी है? 90,000। तो गेन हो गया 10,000, ऐड कर दोगे। फर्नीचर डिस्पोज ऑफ किया है तो इसमें 25% का लॉस हो गया, तो टैक्स लॉस को आप क्या करते हैं? लेस करते हैं। फिर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे आप वर्कआउट करें कि इनिशियल अलाउंस कितना है, फिर आप वर्कआउट करें कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना है, वो आप लेस करें। अच्छा, इसके बाद अब आइए
अदर एक्सपेंस में हमने लॉस ऑन डिस्पोजल को तो ऐड कर दिया। अच्छा, मिसलेनियस एक्सपेंस कुछ ना बताया जाए तो हम अज्यूम करेंगे बिजनेस एक्सपेंस है। अच्छा, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है ये assumption। अच्छा, आप जरा काम कीजिएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लोन यूटिलाइज फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 5000, इसको ऐड करेंगे या नो इफेक्ट होगा? इसको हम ऐड करेंगे या नो इफेक्ट होगा? अच्छा, ये हो जाएगा, किसी ने कहा ऐड, किसी का नो इफेक्ट। अच्छा, ये हो जाएगा नो इफेक्ट, इसलिए कि आपको पता है कि जो अगर एक्सचेंज लॉस होता तो वो हम कैपिटलाइज करते। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, मार्कअप वगैरह जो है, वो तो हमें चार्ज ही करना है ना, वो तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये हमने आज क्लास के शुरू में जो चैप्टर 15 का पहला पोर्शन किया था ना, उसका शायद कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया होगा, बहरहाल ठीक है। इसके बाद अब आइए, रेजिडेंशियल टेलीफोन बिल ऑफ पार्टनर है, ये भी सैलरी का पार्ट है, ये भी एड बैक करेंगे। ओके, उसके बाद ये जरा पढ़ें, बैड डेट्स रिकवर्ड disallowed by the tax department in the previous year when it was claimed as bad debts expense। जब सुने एक्सपेंसेस में एक फिगर लिखी हुई नेगेटिव, इट मींस इनकम हुई ना। अगर एक्सपेंस में आप नेगेटिव फिगर दिखा रहे हैं इसका मतलब इनकम हो गया, और इनकम में कोई चीज नेगेटिव आ रही है तो वो एक्सपेंस हो गया। तो अब ये 36,000 को या तो ऐड तो नहीं करोगे, इनकम में तो ऐड हो चुकी है ना ये, या तो ये लेस करोगे या ना इफेक्ट होगा। तो बताएं क्या करना है इसको। इस 36,000 के बारे में मुझे आंसर चाहिए, इसको ऐड करेंगे या नो इफेक्ट? तो किसी ने कहा नो इफेक्ट, किसी ने कहा लेस, काशिफ ने कहा ऐड तो नहीं करेंगे क्योंकि इनकम है ना, इनकम में तो ऐड हो चुका ऑलरेडी। एक्सपेंस में से नेट करने का मतलब क्या, वो इनकम बढ़ा दिया आपने, ठीक है। चलें, किसी ने लिखा है लेस, किसी ने लिखा है नो इफेक्ट, तो सुने जरा, ये हो जाएगा लेस, इसलिए कि पिछले सालों में टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको टैक्स एक्सपेंस ट्रीट नहीं किया था। तो जब टैक्स एक्सपेंस था ही नहीं तो उसकी रिकवरी टैक्सेबल इनकम नहीं होगी, और चूंकि अब ये अकाउंटिंग इनकम तो है लेकिन टैक्स इनकम नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, लेस करना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात और सुन लीजिएगा, ये जो हमारा 16.1 क्वेश्चन है ना, ये आईसीएमए में एग्जैक्टली 3 दफा आ चुका है, सेम फिगर्स का फर्क था सिर्फ, सेम क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आइए पैरा नंबर ई के ऊपर। चलें एक काम करें, पैरा ई जरा पढ़ें। पैरा ई में 4 फिगर्स हैं, 80,000, 2,40,000, 60,000 रुपए। मुझे आप बताएं कौन सी फिगर्स ऐड करोगे इसमें से, कौन कौन सी फिगर्स ऐड करोगे? 4 फिगर्स है ना, इनमें चले मैं आपको इंडिकेशन देता हूं, इनमें से 2 फिगर्स ऐड बैक होंगी, 2 फिगर्स इनकम ऐड होंगी। वो 2 फिगर्स कौन सी हैं बताएं जरा। दो फिगर्स कौन से ऐड बैक होंगी? ठीक है, लायबिलिटी अगेंस्ट, चलिए एक एक बात कर लेते हैं, सुने जरा। सबसे पहले है लायबिलिटी अगेंस्ट परचेज, क्या आप इसे ऐड बैक करेंगे? यस, इसलिए कि ये 4 साल पहले की जो फिगर है ना, 4 साल पहले क्या ये टैक्स एक्सपेंस था? यस, तो उसकी लायबिलिटी अभी तक आपने पेमेंट नहीं की है, ठीक है, तो उसको ऐड बैक कर देंगे। अच्छा, बैंक लोन, इसको हम ऐड नहीं करेंगे, इसलिए कि जिस वक्त आपने बैंक लोन लिया था उस वक्त वो टैक्स ये 2 लाख रुपए टैक्स एक्सपेंस नहीं था, तो टैक्स एक्सपेंस नहीं था तो उसको तो 4th ईयर की बेस पर ऐड बैक नहीं करते ना। अच्छा, उसके बाद ये जो 40,000 है,
ये 40,000 क्या 4 साल पहले का टैक्स एक्सपेंस है? बिल्कुल है। तो अब अगर आपने पेमेंट नहीं की तो उसको आप एड बैक कर दो। इसी किसी एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये 4 साल पहले आपने जब रिकॉर्ड किया था लायबिलिटी, तो आपने डेबिट को किसको किया था? बैंक को डेबिट किया था, आपने टैक्स एक्सपेंस को या एक्सपेंस को डेबिट नहीं किया था। ओके, तो इसके ऊपर भी ये 4th वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। हम एड बैक क्या करेंगे? 80,000 एंड 40,000, ये एड बैक हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर आकर के एओपी की कैलकुलेशन मुकम्मल हो गई। अब आप क्या करोगे कि एओपी की अकाउंटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करो, कुछ चीजें ऐड करो, कुछ चीजें लेस करो, उसके बाद आपका साइज टैक्सेबल इनकम। फिर सुनो गौर से, एओपी कभी भी सैलरी केस नहीं हो सकती। पार्टनर हो सकता है, कहीं और से सैलरी आ रही है तो इंडिविजुअल हो सकता है। तो इसके ऊपर एओपी का जब टैक्स वर्कआउट करोगे तो हमेशा चैप्टर नंबर 2 कैटेगरी नंबर 1 नॉन सैलरीड वाला रेट अप्लाई करोगे। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर अब जब टैक्स वर्कआउट कर लोगे तो फिर आप माइनस करोगे उसमें से, और फिर जो फिगर आएगी उसे हम कहेंगे डिविजिबल इनकम। फिर आप एक चार्ट बनाओगे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी। वो चार्ट कैसा बनता है आप चैप्टर 13 का सेक्शन 21J में जाके देख सकते हैं, बाकायदा एओपी के इलस्ट्रेशन है, चार्ट दिया हुआ है। अच्छा, फिर जो मिस्टर ए हैं उनका जो शेयर प्रॉफिट आ रहा होगा वो अभी रहने दें फिलहाल। अच्छा, मिस्टर ए की अपनी भी इनकम आ रही है, वो इनकम क्या है? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचे कितने में? 3.8 मिलियन में। वो परचेज किए थे 3 साल पहले। परचेज कॉस्ट क्या थी? 118,000। ये माइनस कर दो। अच्छा, माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी, क्योंकि होल्डिंग पीरियड है मोर देन 1 ईयर, तो 25% माइनस करोगे, 75% टैक्सेबल कर दोगे, उसमें से भी ज़कात माइनस करोगे तो इनकी आ जाएगी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। और उसके बाद फिर जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है उसको आप ऐड कर लो, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है उसको आप ऐड कर लो। ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद आपको पता है क्या करना है, पहले टैक्स इनकम फॉर इट पर्पस, उस पर टैक्स वर्कआउट करोगे, फिर एक्चुअल टैक्स इनकम पर टैक्स वर्कआउट करोगे, उसके लिए आप चैप्टर नंबर 6 रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। तो चलें जनाब, एक काम जरूर कीजिएगा कि आज आप ये 18.1 जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, इसलिए कि अगर किसी ने 18.1 सॉल्व नहीं किया तो आगे उसको थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती हैं, आगे उसको थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती हैं। ठीक है, ओके। तो अब एक काम करेंगे कि आप 18.1 जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, 18.2 की जरूरत नहीं है, वो इतना काम करनी है आपका। ठीक है, ओके। अच्छा ना, तो अब ऐसे में हमारे एक कंसेप्ट मुकम्मल हो गया। तो अब ये भी हो सकता है कि हम एक और चीज स्टार्ट करें। ठीक है ना, ओके, जो कि छोटी सी है। चलें काम करें, आप ना निकालें, जैसे मैंने मैं भी बिजनेस ना, हम ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग तो कर चुके हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद फिर हमने ये इलस्ट्रेशन डिस्कस कर ली थी। ओके, अच्छा, इसके बाद अब ये आपका से स्टॉक एंड ट्रेड। अच्छा, आप लोग अकाउंटिंग में स्टॉक का IFRS कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान किस्म की चीजें हैं, लॉ में जो कुछ मेंशन किया है आपको हैरत होगी कि इतनी आसान चीजें कैसे आ सकती हैं। देखिए ना, सबसे पहले के लिखा है कॉस्ट ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड डिस्पोज ऑफ, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, शैल बी कंप्यूटेड एज A + B - C। उन्होंने बताया A क्या है? ओपनिंग स्टॉक, B क्या है? परचेजेस, और C क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। अब आप खुद सोचिए, ये बात अगर आपको ना बताते तो आप तो जिंदगी भर कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कॉस्ट ऑफ सेल्स किसे कहते हैं। ठीक है ना, ओके। तो उन्होंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, फिर उसके बाद आगे बढ़े, अब तो उन्होंने एक ऐसा कंसेप्ट बताया जो आप कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते।
ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं? ओपनिंग स्टॉक शैल बी द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर, कि पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। आप ये बात कभी ख्वाब में सोच सकते थे? नहीं। तो बात ये के साथ, ये जो 2001 में जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बना ना, तो कुछ फॉरेनर्स की टीम आई थी बनाने के लिए, और उनको ये बताया गया था कि पाकिस्तानी कौम के लिए बना रहे हो, बहुत जाहिल कौम है, इसको सब कुछ लिख के दो। उन्होंने ये भी लिख के दिया है कि ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये एफएमयू वाला कंसेप्ट जरा इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ने जरा। देखिए, ये कंसेप्ट हम वहां भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 12 में भी। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आपने फर्नीचर का कारोबार शुरू किया, फर्नीचर बेचने का, तो आपने सबसे पहले सोचा घर का फर्नीचर बेचो। तो घर का फर्नीचर जो आपने 3 साल पहले परचेज किया था, वो जैसे ही आपने बिजनेस शुरू किया, तो वो उसकी जो एफएमवी है एट दैट टाइम, वो उसका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक शैल बी वैल्यूड एट कॉस्ट, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ये तो आपने पढ़ा हुआ ना कि कॉस्ट आप वर्कआउट करते हैं और एनआरवी, और इनमें से लोअर है वो आपका स्टॉक वैल्यूएशन होती है। अच्छा, कॉस्ट कैसे वर्कआउट करते हैं? यानी कि हम अगर बात करें स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड, तो चलिए काम करेंगे। मुझे आप बताइएगा जरा कि अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टॉक वैल्यूएशन का सबसे पहला मेथड कौन सा है? स्टॉक वैल्यूएशन का सबसे पहला मेथड कौन सा है? स्टॉक वैल्यूएशन में किया हुआ ना? ओके, किसी ने कहा फीफो। ओके, दूसरा भी फीफो आंसर आया है। फीफो, लीफो, लीफो तो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, ये तो लास्ट में होता है। ठीक है, चलें। और अगर मैं कहूं कि साथ फीफो नहीं है तो स्टॉक वैल्यूएशन सबसे पहला मेथड कौन सा है? अच्छा, मैं देख रहा हूँ 4-5 बच्चे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी सब लोग क्या सो रहे हैं? अच्छा, इनिशियली एट कॉस्ट, वेट एवरेज। तो सुने जरा, किसी ने भी आंसर सही नहीं दिया है। मैं आपको बताता हूँ, लॉ में बात लिखी हुई है और आईएफआरएस में भी लिखी हुई है कि कॉस्ट ऑफ स्टॉक शैल बी डिटरमाइंड ऑन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। और ये बात लिख दी कि जहां पर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड पॉसिबल हो, वहां पर आप कोई और मेथड इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। जहां स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड पॉसिबल हो, वहां आप कोई और मेथड इस्तेमाल कर नहीं सकते। जहां पॉसिबल नहीं है, वहां पर आप फीफो या फिर एवरेज कॉस्ट मेथड कर लें। तो चलिए, मुझे आप बताइएगा, आप में से किसी एक ने अकाउंट्स में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड किया हुआ है? आईएफआरएस में है? चलिए, कोई एक बच्चा जिसको पता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या होता है, कोई एक स्टूडेंट। नो, किसी ने कहा यस। ठीक है, एक बच्चे ने कहा यस, दूसरे ने कहा जी। ठीक है, ओके। चलें, तो एक काम करते हैं कि आज तो इतना टाइम नहीं है, तो मैं काम करूंगा कि मुझे आप याद दिला दीजिएगा कि कल की क्लास में शुरू में हम आपको जरा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड करवा देंगे और फिर उसके बाद टैक्सेशन शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ तो हम एक काम करते हैं कि जरा आगे चलते हैं। ठीक है, देखो, ओके। तो सबसे पहले मेथड ही हो गया। अच्छा, उसके बाद एक मेथड आपने चूज कर लिया तो चूज कर लिया, लेकिन बाद में कभी चेंज करेंगे तो फिर कमीशन के अप्रूवल लेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद अब a person following accrued accounting system is required to value stock on absorption costing method। अच्छा, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करते हैं उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। तो उसमें आप क्या क्या कंसीडर करते हैं? कंसीडरिंग कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड एफओएच। एफओएच में वेरिएबल भी और फिक्स भी होता है। तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच एंड फिक्स एफओएच। ठीक है, ओके। उसके बाद ये आपको बता दिया गया नोट में कि कंपनी को तो हर सूरत में एक्रूड अकाउंटिंग करना है। अच्छा, फिर इसको नीचे पड़ेगा अ पर्सन फॉलोइंग कैश अकाउंटिंग सिस्टम, जो कि एओपी एंड यूल हो सकता है, में फॉलो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और प्राइम कॉस्ट मेथड, जिसको हम मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं।
आप लिखना चाहें लिख लें, बल्कि लिखा हुआ है मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड। देखिए प्राइम कॉस्ट में क्या करते हैं हम कंसिडर करते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एफओएच। तो फर्क किस चीज का पड़ता है? फिक्स एफओएच। हम मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड में हम फिक्स एफओएच को कंसिडर नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड फॉलो कर रहा है तो वो स्टॉक की वैल्यूएशन कम रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि फिक्स का पोर्शन उसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है कंपनी को तो हर सूरत में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही करनी है, लेकिन अगर इंडिविजुअल एओपी है तो उसके बाद दोनों ऑप्शन है। ठीक है ना, अगर वो चाहे तो एब्जॉर्प्शन कर ले, चाहे तो मार्जिनल कॉस्टिंग कर लें। ठीक है, यहां तक आकर के बात मुकम्मल हो गई। अब जरा एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन है सी फैप का। अच्छा, लंबे चौड़े क्वेश्चन का एक पोर्शन है। ठीक है, तो जरा एक काम करें, इसको पढ़ तो लें। देखिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक 25.69 और 29.2 रिस्पेक्टिवली, कंप्राइजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश्ड गुड्स। तो ये उन्होंने बता दिया कि ओपनिंग की स्टॉक की वैल्यू और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अकाउंट्स में कितनी है। अच्छा, कंपनी कंप्यूट्स द कॉस्ट ऑफ स्टॉक यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड। तो कंपनी तो मार्जिनल कॉस्टिंग कर नहीं सकती ना, तो गलत किया उन्होंने बता दिया कि वैल्यूज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड वो क्या होंगी? 28.46 एंड 32.35। ओके, तो जरा एक काम करते हैं, डिफरेंस तो आप आसानी से वर्कआउट कर लोगे ना, डिफरेंस तो वर्कआउट करना आसान है। ठीक है, नोट बाद में देखते नीचे वाला। मुझे आप एक बात बताइएगा, इसे इसको क्लिक भी कर लीजिएगा, लेकिन पहले जरा समझ लें 2.77 एंड 3.15, किसी एक को ऐड करना है, किसी दूसरे को लेस करना है। तो पहले जरा 3.15 के बारे में बताइएगा। ये 3.15 ऐड करोगे या लेस करोगे? अच्छा, ये लेस करोगे तो 2.77 ऐड हो जाएगा, ये ऐड करोगे तो वो लेस हो जाएगा। उससे भी बता दो कि 3.15 ऐड करोगे या लेस करोगे। सोच लें, पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है। अच्छा, किसी ने कहा ऐड करेंगे, देखते हैं भी। कुछ और बच्चों के आंसर भी आने चाहिए। अच्छा ना, तो किसी ने कहा ऐड करेंगे, किसी ने कहा लेस करेंगे। तो देख लेते हैं, सुने जरा। हम ये करेंगे कि ये 2.77 को लेस करेंगे और 3.15 को ऐड करेंगे। अच्छा, क्यों? सुने, 3.15 को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी तो आसान हो जाएगा। सुने जरा, हमारे इस क्वेश्चन में स्टॉक को अंडर वैल्यू किया गया ना, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग यूज की गई जिसमें वैल्यू कम होती है, तो अंडर वैल्यू किया गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू हो तो प्रॉफिट कम होता है। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर देंगे, इसलिए कि अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट का टी शेप ध्यान में लेके आइए, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर आता है? क्रेडिट साइड पर। तो क्रेडिट साइड कम होगी तो इनकम कम होगी। तो हमने इस मेथड चेंज करके इनकम को कम किया है, तो हमें उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर ये भी हो सकता है कि हम ओपनिंग स्टॉक के लिए लास्ट ईयर का रिटर्न वाइज कर दें, क्योंकि वो लास्ट ईयर का स्टॉक था, तो ये भी हो सकता है कि इसी साल हम ऐड लेस करके खत्म करें। ओके, तो चलिए काम करें, इसको आप क्लिक कर लें और फिर इसको कॉपी करना चाहें कॉपी कर लीजिएगा।
ठीक है जी, क्लिक कर लिया कौन है? ठीक है, अच्छा ना, तो अब ऐसे में चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि हमारा टाइम हो चुका है। तो याद रखिएगा नेक्स्ट क्लास में चला हम स्मॉल कंपनी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए अब किसी ने एक ये क्वेश्चन किया है कि इनकम टैक्स का कितना पोर्शन हमारा हो चुका है। तो बात क्या, आपको पता है कि आपका सिलेबस तो है लंबा चौड़ा, तो बेसिकली हमारे पास अब जो मेजर टॉपिक बाकी बचा है वो है लॉसेस का और एफटीआर का। ठीक है, जिसमें मिनिमम टैक्स भी आ जाता है। ये दो मेजर टॉपिक्स हैं, ये हो जाए तो बाकी पे थ्योरेटिकल चीजें जैसे रिटर्न ऑफ इनकम, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको याद करनी है, कंसेप्ट कम है, तो वहां हम ये कर सकते हैं कि उसके जो की पॉइंट्स वो डिस्कस कर लें। ठीक है ना, लेकिन लॉसेस वाला चैप्टर आपका काफी लेंथी, जिसमें लॉसेस भी हैं, अमलगमेशन भी है, ग्रुप रिलीफ भी है। ओके, पिछला जो आपका सिलेबस था उसमें ना अमलगमेशन था, ना ग्रुप रिलीफ था, ना ग्रुप टैक्सेशन था। ओके, सिलेबस अच्छा खासा उन्होंने लंबा चौड़ा किया हुआ है। अच्छा, और मसला पता है क्या है कि आपके साथ, आप लोगों के साथ, कि कुछ बच्चे मेरा एग्जाम दे रहे हैं तो वो पार्टिसिपेंट भी जरा कम हो गए हैं, टेक्निकल चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं, बैरल चैनल अल्लाह मालिक है। यहाँ पर हम इसको एंड करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।